हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आज हमें क्या डिस्कस करना है। अब आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमें आज क्या डिस्कस करना है। हमें डिस्कस करना है आज BEGLA 138 बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। और ये जो BEGLA 138 बुक है, ये जो कोर्स कोड है, इसका टाइटल है रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। मतलब ये जो BEGLA 138 बुक है, इसमें हम रीडिंग और स्पीकिंग स्किल्स को जानेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हमें ब्लॉक दिखाया गया है। मतलब हम यहाँ पर अभी नेक्स्ट स्लाइड जो भी मतलब सामने वाली जो स्लाइड है, इसमें हम ब्लॉक देख रहे हैं कि कौन कौन से ब्लॉक हैं इस बुक में और उसमें उस ब्लॉक में कौन कौन से यूनिट है जिसका डिस्कशन हमें करना है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं पहले वाले वीडियो सीरीज में करता आया हूं कि मैं हर वीडियो में पहले ब्लॉक में जो यूनिट्स होते हैं उसको समझाता हूं, फिर उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाता हूं। लेकिन ये वाला जो वीडियो है और इसमें जो ब्लॉक और यूनिट्स है, इसमें मैं चैप्टर का डिस्कशन नहीं करवाऊंगा दोस्तों। क्यों नहीं करवाऊंगा? क्योंकि इतना समय नहीं है अब कि हम आप लोगों को एग्जाम तक में सारी बातें कवर करवा दे, इतना संभव नहीं है। इसलिए मैं आज ये प्रयास करूंगा कि हर ब्लॉक में जितने यूनिट्स हैं उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो VVI क्वेश्चंस हैं, जो गेस क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स और उसका डिस्कशन करवा दूं। मेरा ऐसा इरादा है। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आज का जो वीडियो सेशन होगा, इसमें मैं दो ब्लॉक्स डिस्कस करवाऊंगा BEGLA 138 बुक के। ठीक है, BEGLA 138 बुक में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से 2 ब्लॉक का डिस्कशन मैं आज करवाऊंगा आप लोगों को। पहला ब्लॉक आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है और पहले ब्लॉक में 4 यूनिट हैं। ये यूनिट है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ऊपर से केवल 3 यूनिट्स का ही डिस्कशन करवाऊंगा, क्योंकि चौथे यूनिट को अगर डिस्कस करवाऊं तो लंबा चौड़ा होगा वीडियो, पहली बात। और आप लोगों को चूंकि एग्जाम में जो है ना ऑप्शन मिलता है, ठीक है, 10 में से 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं। तो आप ऐसा मान के चलिए कि अगर यूनिट 4 से एक क्वेश्चन आया, ठीक है, और उसके साथ में अगर आपको इसका आंसर पता नहीं है और आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास ऐसा है कि यूनिट 2 और यूनिट 3 या यूनिट 1 से कोई एक क्वेश्चन दे दिया, तो आप एक इस क्वेश्चन को छोड़ करके इसके अल्टरनेटिव के तौर पर अगर आप इससे क्वेश्चन कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर ही तो लिखना है। वहां पर जो क्वेश्चन पूछा है, अगर मुझे उसका आंसर आता है, फिर चाहे इसमें से मतलब ये वाले चैप्टर्स के क्वेश्चन के आंसर मुझे ना आए, ठीक है, लेकिन बाकी तो आते ही होंगे ना। अल्टरनेटिव में जो क्वेश्चन होगा हम उसका आंसर कर देंगे, बात खत्म। तो ये वाला जो चौथा यूनिट है, इसका डिस्कशन मैं आप लोगों से नहीं करूंगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे ब्लॉक में जिसका डिस्कशन आज हम लोगों को करना है। तो इसमें से टोटल 5 यूनिट है। जो ब्लॉक 2 है, इसमें टोटल 5 यूनिट है। एक है ऊपर वाला यूनिट, फिर ये वाला यूनिट, फिर ये वाला यूनिट और इसके बाद ये वाला यूनिट। फिर मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, नीचे वाला जो यूनिट है परस्यूएसिव टैक्स, मैं इसका डिस्कशन आप लोगों को नहीं करवाऊंगा। ठीक है, क्यों नहीं करवाऊंगा? क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं टोटल यहाँ पर 4 यूनिट्स ये सेकंड ब्लॉक से आज डिस्कशन करवाऊंगा। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की स्लाइड आप लोगों के स्क्रीन पर आएगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व मैं आप लोगों को कुछ बातें और बताना चाहता हूं। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि अभी से पहले जितनी भी वीडियो सीरीज मेरी आई है, उसमें जितने भी कंटेंट होते थे, चाहे स्लाइड में हो, PDF में हो, वो सब मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया करता था। लेकिन ये वाली जो स्लाइड है और इसमें जो PDF होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो क्विज क्वेश्चन और आंसर्स होंगे, उसके लिए मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत चार्ज करूंगा। अब चार्ज करने के पीछे 2 रीजन है दोस्तों। पहला रीजन तो ये है कि आप लोग क्या करते हैं ना, कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो देखते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देखते हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि वीडियो देखने तो आते हैं लेकिन वीडियो देखते नहीं है। ठीक है, फ्री सोर्स से वो चाहते हैं कि कहीं से उसको क्या है ना कि वो PDF मिल जाए जो कि स्लाइड में चल रही है। ठीक है, तो वो स्लाइड उठा लेते हैं और उसको सेल करने लग जाते हैं। तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मेरा कंटेंट है, मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया है और आप लोग उसको सेल कर रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पहला तो ये है कि इससे ये समस्या दूर हो जाएगी और आप लोग वीडियो भी देखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये समझ गए। दूसरी बात यह है दोस्तों कि ये वाली जो स्लाइड है, जो कि अभी आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रही है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है और इसमें गेस क्वेश्चन जो है ना वो बहुत सटीक से हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा एकदम लिटिल चार्ज, एकदम लिटिल बिट चार्जेस जो है आप लोगों से लिए जाएंगे। ठीक है, 10 रुपए के आसपास लिया जाएगा और 10 रुपए कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि आप मेरी जो मेहनत है ना, आप उसके बदले 10 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड के लिए और ये जो आगे PDF आएगी, ठीक है, ये जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए आपको केवल 10 रुपए देने होंगे। 10 रुपए में आपको दोनों ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और यकीन मानिए कि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ दिए जाएंगे उससे क्वेश्चन आना ही आना है। और चूंकि मैं यहाँ पर उस क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कशन करवाऊंगा, तो एकदम उम्मीद रखिए, आप मान के चलिए कि आप अगर
क्वेश्चन थोड़ा अलग भी आ जाता है ना, तो आप फिर भी उसके आंसर एग्जाम में करके आ पाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्योंकि अब ज्यादा बोलेंगे तो समय ज्यादा होगा और हमें ही दिक्कत होगी। फिर सीधे चलते हैं स्लाइड की ओर। जैसा कि आप सबको पता होगा दोस्तों कि पहला जो यूनिट है आप लोगों के ब्लॉक 1 का, उसका नाम है द रीडिंग प्रोसेस, और इस बुक का भी नाम है रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। तो आपसे पूछा जा सकता है रीडिंग का क्या मतलब है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीडिंग। रीडिंग का हिंदी क्या होता है? रीडिंग का हिंदी होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। ठीक है, पढ़ना, दैट इज रीडिंग। तो अध्ययन करना, पढ़ना क्या है? रीडिंग है। अब अगर इसको हमको डिफाइन करने के लिए मतलब कहा जाए तो हम कैसे करेंगे? तो ये है कि रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट रिटेन सिंबल्स एंड लेटर्स एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ देम। तो यहाँ पर ये करने की कोशिश की जा रही है, रीडिंग जो पढ़ना जो है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें हम क्या करते हैं कि सिंबल्स, लिखे हुए सिंबल्स को और लेटर्स को देखते हैं और उसको समझते हैं और उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, मतलब समझते हैं और उसको अपने मस्तिष्क में डालने की कोशिश करते हैं। अब है इट्स वन ऑफ द 4 मेन लैंग्वेज स्किल अलोंग साइड लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो देखिए 4 एस्पेक्ट होते हैं हमारे स्टडी के। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, ये 4 एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें से एक एस्पेक्ट अभी तुरंत मैंने बताया कि 4 एस्पेक्ट होते हैं हमारे पढ़ाई के। ठीक है, हमारे स्टडी के 4 एस्पेक्ट, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो लिसनिंग हो गया, एक स्पीकिंग हो गया, तीसरा रीडिंग। हम लोग रीडिंग की बात कर रहे हैं अभी। तो रीडिंग इज यूजुअली द थर्ड लैंग्वेज स्किल दैट यू लर्न इन योर नेटिव लैंग्वेज, इट कम्स आफ्टर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा, मैंने अभी तुरंत ऊपर में बताया, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये थर्ड नेटिव होता है। और ये क्या होता है कि लिसनिंग और स्पीकिंग के बात आता है। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना दोस्तों, अगर आप सुन रहे हैं, एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना। अगर आपने सुनना सीख लिया, आपने बोलना सीख लिया, तो संभव है, एकदम 100% संभव है कि आप पढ़ना भी सीख जाएंगे। तो इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब है कि व्हेन वी रीड वी लुक एट रिटन सिंबल, जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम सिंबल्स देखते हैं। सिंबल्स क्या सब हो सकता है? लेटर हो सकते हैं, पंक्चुएशन, स्पेसेस, ये सब क्या है? सिंबल्स है। तो जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो क्या देखते हैं? सिंबल्स देखते हैं। एंड यूज आवर ब्रेन्स टू कन्वर्ट देम इनटू वर्ड। हम लोग सिंबल्स देखते हैं और हमारा जो मस्तिष्क है वो क्या करता है ना, कि उस सिंबल्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है वर्ड में और सेंटेंस में, दैट हैव मीनिंग टू अस, जिसका कि कुछ अर्थ होता है हमारे पास। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों से जो बातें कर रहा हूँ, मैं स्लाइड्स देख के ही तो बातें कर रहा हूँ। ये जो स्लाइड्स पर जो लिखी गई चीजें हैं ना, वो लिखे गए जो सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स है वास्तव में। ठीक है, और सिंबल्स किस फॉर्मेट में? लेटर में है, पंक्चुएशन में। और अब जैसे ही मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो आप लोग इसको सुन रहे हैं और आपका मस्तिष्क जो है ना, इसको कन्वर्ट कर रहा है, वर्ड के फॉर्मेट में डिकोड कर रहा है और समझाने की कोशिश कर रहा है आपको कि ये क्या है। इतना क्लियर हो गया, समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे छोटे मोटे पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब ये है कि टू बी एबल टू रीड वी नीड टू बी एबल टू आइडेंटिफाई द वर्ड वी सी। तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि हम तभी सक्षम हो सकते हैं पढ़ने में, जब हम वर्ड्स, शब्दों को पहचानना सीख लेंगे। वर्ड रिकॉग्निशन की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी अगर हमारे अंदर आ जाती है, तो फिर हम रीडिंग सीख सकते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन, मतलब कोई कंप्रीहेंशन है, कोई लाइनिंग लिखी गई, जैसे यहाँ पर इतने सारे लाइंस लिखे हुए हैं, यहाँ देख लीजिए आप लोग। ये जो लाइनिंग आप लोगों को दिख रही है, ये तो बहुत सारी लाइनिंग है। तो अगर आप इसको ही नहीं समझ रहे हैं, तो फिर फायदा क्या रहा रीडिंग का? अभी इंग्लिश में मैं बक दूंगा, इतना सारा लंबा लंबा चौड़ा जो भाषण है मैं बोल दूंगा, अब मैं खुद ही नहीं समझूंगा तो मैं फिर आपको क्या समझाऊंगा? तो मतलब ये है कि रीडिंग तभी सार्थक हो सकता है, तभी इफेक्टिव हो सकता है, जब हम ये समझ सके कि रीडिंग के अंदर जो है वो क्या बातें लिखी गई है। अब क्या है ना, कि रीडिंग तभी हम कर सकते हैं जब हम वर्ड्स को कनेक्ट कर सकें। अब जैसे कि वर्ड बाय वर्ड, रीडिंग, इज, द, प्रोसेस, ये सब क्या अलग अलग वर्ड है, अगर हम सबको कनेक्ट कर रहे हैं, तभी तो कुछ एकदम हमारा जो हमारे मस्तिष्क में एक मीनिंग बैठ रहा है कि हाँ, ये क्या कहने की कोशिश की जा रही है, इस लाइन का क्या मतलब है। तो कनेक्टिंग वर्ड्स और उसका जो मीनिंग है वो अगर हम समझते हैं, तो हम रीडिंग कर सकते हैं। इतना क्लियर है? आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। कहाँ चला गया भाई कर्सर? मुझे कर्सर नहीं मिल रहा है, कहाँ गया, कहाँ गया? कर्सर नहीं मिल रहा है दोस्तों, क्या? हाँ, मिल गया, मिल गया। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। क्या है ना, कि एकदम छोटा सा कर्सर है। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कहाँ पे है वो कर्सर। जब तक वो मतलब नेक्स्ट स्लाइड के बटन पे नहीं आएगा, तो फिर नेक्स्ट स्लाइड का बटन क्लिक नहीं होगा, तो इसलिए दिक्कत हो गई थी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि व्हाई इज रीडिंग इंपॉर्टेंट, हमारे लिए पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर हमें डिस्कस करना है। तो रीडिंग इज अ रिसेप्टिव स्किल दैट अलाउज अस टू रिसीव इंफॉर्मेशन। रीडिंग एक रिसेप्टिव स्किल है, जिसके माध्यम से क्या होता है ना, कि हमें
क्या मदद मिलती है? तो इन्फॉर्मेशन पाने में मदद मिलती है। हम किसी सूचनाओं को जान सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हम रीडिंग के माध्यम से ही जान सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई घटना घटित हुई दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में कोई दुर्घटना घटित हो गई और उसको पेपर में छाप कर आपके सामने पेश कर दिया गया, ठीक है, तो आप उसको पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे ना कि इसमें क्या सूचनाएं हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है उस दिल्ली की दुर्घटना के बारे में। तो एज यू आर रीडिंग दिस नाउ यू शुड होपफुली बी रिसीविंग इन्फॉर्मेशन एंड लर्निंग समथिंग न्यू। तो यहाँ पर ये भी करने की कोशिश की जा रही है कि अभी जो आप रीड कर रहे हैं, जो इस स्लाइड में है, अगर आप इसको रीड कर रहे हैं तो आपको ऐसे ऐसी आशा की जाती है कि आपको कुछ जो सक्सेसफुल जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो जरूर मिल रही होगी, ठीक है। अब है कि being able to read gives you access to a wealth of information that wasn't accessible to you before. You can learn and discover new thing and widen your vocabulary. तो रीडिंग के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं ना कि ऐसी सूचनाओं को जान सकते हैं जो कि आपने पहले कभी नहीं जाना था, और इसी के माध्यम से आप नई नई चीजें सीख सकते हैं और अपनी जो वोकेबुलरी है, अपनी जो वर्ड की जो क्षमता है उसको आप डेवलप कर सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। रीडिंग ऑल्सो अलाउज अस टू एक्सेस स्टोरीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। रीडिंग हमारी और क्या मदद करता है? तो हमें दुनिया में मौजूद जो डिफरेंट जो कहानियां हैं, जो घटनाएं हैं, उनको जानने में मदद करवाता है। तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। हाइलाइटर, ये क्या है भाई? ये कौन सा ऑप्शन है? अच्छा ये है, नहीं इसकी जरूरत मुझे है नहीं, ठीक है। मैं सेटिंग एक बार देख लेता हूँ, कहीं सेटिंग मिल रहा है क्या? हाँ सेटिंग तो मिल गया मुझे। शो प्रेजेंटर व्यू, एरो ऑप्शन विजिबल, ये विजिबल, सॉरी ये तो दूसरी स्लाइड में आ गया। मैं देखूं जरा क्या है ये एरो ऑप्शन ऑटोमेटिक, पता नहीं, शायद ये ऐसा ही रहेगा, ये छोटा सा ही रहेगा, ठीक है कोई बात नहीं है, इसी के साथ एडजस्टमेंट कर लेंगे हम लोग। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों। ये सब जो क्वेश्चन है उम्मीद रखिए कि इनसे ही जो है ना एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है ना इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिए। अभी क्या है ना कि क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्न क्लासरूम एनवायरनमेंट। यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अभी के दौर में जो मॉडर्न क्लासरूम है, जो मॉडर्न क्लासरूम में जो इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण तैयार किया जाता है उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो द क्लासरूम टुडे इज अ फ्लूइड स्पेस इवन एज यू ऑल परस्यू अ डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है कि जो क्लासरूम है ना वो एक तरह से फ्लूइड स्पेस है, ठीक है, बहुत बड़ा स्पेस है। और इवन अभी अभी जो आप डिस्टेंस एजुकेशन, चूंकि आप इग्नू के स्टूडेंट और इग्नू डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश की यहाँ तक कि आप जो है ना जो भी डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, आपको भी कुछ लेक्चर्स अटेंड करने के लिए आपके स्टडी सेंटर जाना पड़ता है, जहाँ पर डिजाइनेटेड क्लास होते हैं, या फिर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की मदद लेनी पड़ती है। जैसे कि अभी आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारी चीजें क्या है सिस्टमेटिक मैनर में। तो यहाँ पर क्या है कि मॉडर्न मॉडर्न जो क्लासरूम हो गया ना वो क्या हो गया, आजकल टेक्नोलॉजी पे चला गया है, एकदम सिस्टमेटिक हो गया। मैक्सिमम आजकल नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो आ रही है, जैसे कि स्लाइड के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, पेन टैब के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। तो ये सब क्या मॉडर्न क्लासरूम एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। रिगार्डलेस ऑफ रेगुलर और डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोडेलिटी, a classroom as such is not a site for perpetuating undemocratic life. It is not a space for addressing social power. It is not a platform for the display and transmission of the power and knowledge of the educator. It has become a potent site for addressing issue of injustice, inequality and indecency. तो यहाँ पर यह कहने की कोशिश की जा रही है कि जो रेगुलर हो, डिस्टेंस हो या ऑनलाइन हो, ऑफलाइन, कोई किसी भी तरह का क्लासरूम हो, वो जो क्लासरूम होता है ना वो राजनीतिक कोई हिस्सा नहीं होता है, राजनीति वाला कुछ नहीं होता है, और यहाँ पर किसी तरह का सोशल पावर, सामाजिक पावर को दिखाने की कोशिश नहीं की जाती है, वरन यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट वो अपनी समस्याओं को रख सकते हैं और उन समस्याओं का निदान पा सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इट हैज बिकम अ पोटेंट साइट फॉर एड्रेसिंग, ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। दिस कैन प्राइमरीली बी अचीव्ड थ्रू रीडिंग एंड डिस्कशन सिंस बोथ प्रोवाइड अ multiplicity of perspective and a plethora of insights. Today, an effective language lesson must integrate primarily through reading and explanation the content, language and the and culture into learning. तो अभी ये कहने की कोशिश की जा रही है ना कि अभी जो है ना, अभी अगर हम इस तरह के एनवायरनमेंट को चाहते हैं तो उसके लिए हमें रीडिंग
रीडिंग करने की आवश्यकता है। अगर हम जाएंगे पढ़ने को जाएंगे तभी तो फिर हमें मॉडर्न क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। डिस्कशन सिंस बोथ प्रोवाइड अ मल्टीप्लिसिटी, रीडिंग है डिस्कशन है, अगर दोनों ही हम कर पा रहे हैं तो फिर इन दोनों के माध्यम से मॉडर्न क्लासरूम जो है क्रिएट किया जा सकता है। अब है कि द फाइव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव लेसन इन टूडेज क्लास लैंग्वेज क्लासरूम आर। तो यहाँ पर क्या है ना कि 5 कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं इफेक्टिव लेसन के, ठीक है। अभी के दौर में अगर हम क्लासरूम में जाते हैं मॉडर्न क्लासरूम में, तो वो 5 कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनके माध्यम से हम एक अच्छा इफेक्टिव लेसन पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों? फिर से मैं वो कर्सर खो गया, पता नहीं कहाँ, हाँ मिल गया कर्सर मिल गया। पहला है कंटेंट। अगर आपका कंटेंट अगर कंटेंट अच्छा है, कंटेंट का मतलब होता है विषय। अगर आप मॉडर्न क्लासरूम में जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि किस विषय पे आपको डिस्कशन करना है, कौन सा विषय है आपके डिस्कशन का, अगर आपको वो ही पता नहीं है तो फिर आप करेंगे कैसे डिस्कशन? पॉइंट तो ये भी है ना, मुद्दा तो ये भी है ना। फिर कम्युनिकेशन। अब जैसे कि आप एक क्लासरूम में पहुंच गए, अब वहां पर कम्युनिकेशन के लिए कोई है नहीं, आप क्लासरूम गए, आपको कुछ समझना, आप टीचर ही नहीं है तो समझाएगा कौन भाई? तो एक इफेक्टिव जो कैरेक्टरिस्टिक है अच्छे लेसन को समझने का किसी क्लासरूम में, तो वो पहला है कंटेंट। कंटेंट होना चाहिए आपके पास किसी क्लासरूम में, मॉडर्न क्लासरूम में, तभी आप एक इफेक्टिव लेसन सीख सकते हैं। कम्युनिकेशन। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप टीचर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, संचार बढ़ा रहे हैं, तो फिर आप कम्युनिकेशन के माध्यम से एक अच्छा इफेक्टिव लेसन सीख सकते हैं। कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब होता है अनुभूति। तो मतलब ये है कि अगर आप कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं, कोई भी लेसन पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप उसको कितना महसूस कर पा रहे हैं, आपको कितनी वास्तविकता उसमें लग रही है। अगर आप उसमें वास्तविकता आपको लग रही है, कॉग्निशन आप अच्छे से कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यह एक बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है इफेक्टिव लेसन को लर्न करने का एक मॉडर्न क्लासरूम में। कल्चर। कल्चर का मतलब है कि आप किस कल्चर में, किस संस्कृति में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा है कि आप मान लीजिए कि मॉडर्न क्लासरूम में पहुंच तो गए, लेकिन आपका जो कल्चर है, आपके बोलने चालने का तरीका है, वो मॉडर्न क्लासरूम के दूसरे स्टूडेंट जैसा नहीं है, तो आप क्या एक इफेक्टिव लेसन सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। इसलिए कल्चर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज के जमाने में मॉडर्न क्लासरूम एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए। कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ। संदर्भ का मतलब हो गया कि आपने जितनी बातें पढ़ ली, ठीक है, अब आप उसको जोड़ करके क्या समझ पा रहे हैं, दैट इज कॉन्टेक्स्ट। तो कंटेक्स्ट भी समझ में आ गई आप लोगों को दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं कि अगली स्लाइड में क्या है। अगली स्लाइड में यही सब बातें लिखी गई हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द क्लासरूम सिक्स टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्लासरूम सिचुएशन which can result in increased learner engagement, motivation and participation for the betterment of language learning through reading with a highlighted purpose। तो यहाँ पर यह कहने की कोशिश की जा रही है कि जो अभी के मॉडर्न क्लासरूम्स हैं, अगर वहाँ पर सारी चीजें सही हैं, क्लासरूम सिचुएशन को कोई समझ रहा है, तो इसके माध्यम से क्या होता है ना कि लर्नर को इंगेज किया जाता है। जो लर्नर, जो शिक्षार्थी जो शिक्षा पाने को जाते हैं मॉडर्न क्लासरूम में, वो इंगेज होते हैं, नई नई चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं, वहां से मोटिवेशन मिलता है, और फिर वो बेटर पार्टिसिपेशन करते हैं किसी वर्क को करने में, ठीक है। इट हाईलाइट्स द अर्जेंसी एंड नेसेसिटी ऑफ द perceiving the classroom as a real place with its own culture to help us exploit its complexity as a resource for language learning, especially through reading and interpretation. There are 8 essential features of the culture of such a language classroom in which learning is achieved through reading and elaboration. This can be perceived as being। तो मतलब यहाँ पर यह करने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह से ना क्या होता है ना कि आप एक अच्छा जो लेसन है किसी क्लासरूम में तभी सीख सकते हैं, किसी कहीं पर अच्छे से रीडिंग और रीडिंग तभी कर सकते हैं जब ये 8 पॉइंट्स जो है ना क्लासरूम के अंदर मौजूद हो। मतलब क्लासरूम अच्छे एक मॉडर्न क्लासरूम की विशेषता ये 8 पॉइंट्स होती है। वो 8 पॉइंट्स क्या क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इंटरेक्टिव होना चाहिए क्लासरूम में, इंटरेक्टिव जो इन्वायरमेंट है वो होना चाहिए। मतलब आप एक दूसरे से आपस में संवाद कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यह भी क्या है ना कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मॉडर्न क्लासरूम का। आप एक दूसरे से किसी सब्जेक्ट पर बातें करेंगे, अब ऐसा नहीं कि फालतू बातें कर रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, दैट्स द मेन और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न क्लासरूम एनवायरनमेंट। डिफरेंशिएटेड बातें कर रहे हैं। डिफरेंशिएटेड मतलब कि जो टॉपिक है, अब जो 5 टॉपिक है उसको एक साथ नहीं समेट रहे हैं मॉडर्न क्लासरूम में। अब एक क्लासरूम है, ठीक है, उसके अंतर्गत आज एक ही टॉपिक डिस्कस करना है तो एक ही टॉपिक डिस्कस करवाया जाएगा, ऐसा नहीं कि 5 टॉपिक्स को समेट दिए। तो डिफरेंशिएटेड होना चाहिए। कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब होता है सामूहिक।
कलेक्टिव का मतलब हो गया सामूहिक, जो डेटा जो इन्फॉर्मेशन है ना वो कलेक्टिव होना चाहिए, सामूहिक होना चाहिए, या फिर ऐसा समझ लें कि सामूहिक तौर पे पढ़ाई होनी चाहिए मॉडर्न क्लासरूम एनवायरनमेंट में, जिसमें कि सभी बच्चे को सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके। या फिर कलेक्टिव को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो डेटा जो इन्फॉर्मेशन एक टीचर के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो कलेक्टिव हो, अच्छा हो, एकदम सिस्टमेटिक मैनर में हो। हाईली नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि प्रमाणिक जानकारी जो है एक मॉडर्न क्लासरूम में स्टूडेंट को दिया जाना चाहिए। वैसा नहीं कि गलत सलत जानकारी दे दी जाए तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मॉडर्न क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है उसका एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो हाईली नॉर्मेटिव होना चाहिए। इतना क्लियर। असाइमेट्रिकल का मतलब होता है कि विषम। विषम मतलब ऐसा है कि जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को दिया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन लर्नर को दिया जा रहा है वो असाइमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब एकदम यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही कंटेंट को बार बार रिपीट किए जा रहे हैं और स्टूडेंट जो बोर हो जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आगे है इनहेरेंटली कंजर्वेटिव। तो इसका मतलब है कि एकदम संरक्षित, जो भी इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं वो एकदम सटीक हो, एकदम अच्छा हो और उसको आगे भविष्य में संजो करके रखा जा सके। तो वो भी क्या है ना कि एक मॉडर्न क्लासरूम एनवायरनमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ज्वाइंटली कंस्ट्रक्टेड मतलब ये है ना कि जो भी मॉडर्न क्लासरूम है उसमें क्या है ना कि ज्वाइंटली कंस्ट्रक्टेड इन्वायरमेंट होना चाहिए। सभी जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स वो मिलकर पढ़ेंगे, मतलब मिलकर पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, तभी तो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकेगा, ठीक है। अब इमीडिएटली सिग्निफिकेंट मतलब ये है ना कि सार्थक होना चाहिए। सार्थक होने का मतलब है कि जो चर्चाएं हुई हैं मॉडर्न क्लासरूम में, जो भी टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ वो एकदम सटीक डिस्कशन होना चाहिए, सार्थक वाला। ऐसा नहीं कि अनपढ़ और अनर्गल डिस्कशन होना चाहिए। तो ये भी क्लियर हो गया। तो अब आप लोग संभवतः इस प्रश्न के उत्तर दे सकेंगे, ठीक है। ये वाला आंसर स्लाइड में मिल जाएगा आपको। अब डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग। ये जो है ना एक तरह से टाइप होता है रीडिंग का, ठीक है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना ये यहाँ पर दिख गया तो मैं इसको करवा देता हूँ। हालांकि इसके आगे भी एक क्वेश्चन में इसको डिस्कस करवाया जाएगा, लेकिन दोनों में सेम ही बातें रहेंगी तो मैं वहां से इसको काट दूंगा। फिलहाल यही देख लेते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग रिफर्स टू अ कल्चर एंड प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग थ्रू कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ कॉपियस रीडिंग। इन दिस अप्रोच देयर इज नो overt focus on teaching reading or implementing reading within an instructional setting. The best way for learner to improve their reading skills is to read a variety and a large quantity of comprehensible material according to their respective levels of linguistic proficiency, ठीक है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग का केवल और केवल इतना मतलब समझ लीजिए आप लोग कि मतलब बस पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, कुछ आंसर्स लिखे जा रहे हैं और अपनी जो जानकारी है ना उसको एकदम ब्रॉडर किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। एक्सटेंसिव रीडिंग का सीधा मतलब होता है कि केवल और केवल अपनी जो रीडिंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव करना, एकदम पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, ठीक है। इम्प्रूव करना अपनी रीडिंग स्किल्स को। उसके लिए आप कुछ भी पढ़े, चाहे आप कोई भी कम्प्रिहेंसिव मटेरियल पढ़े, कोई भी इंफॉर्मेशन वाला मटेरियल पढ़े, कोई भी नॉलेजेबल मटेरियल पढ़े, जर्नल पढ़े, मैगजीन पढ़े, फलना पढ़े, चिलना डिमकाना जो भी पढ़े, वो सब एक्सटेंसिव रीडिंग के अंतर्गत आएंगे, जिससे कि आपको कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल आप उसको अपने शौकिया तौर पर पढ़ रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कि अपनी जो स्किल्स है, रीडिंग स्किल्स है, उसको इंप्रूव करने के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज एक्सटेंसिव रीडिंग। उसको क्या क्या किस में रखेंगे हम लोग? एक्सटेंसिव रीडिंग के अंतर्गत रखेंगे। अब नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेंसिव रीडिंग, तो इंटेंसिव रीडिंग refers to the practice of reading skills in an instructional setting. Readers are exposed to a variety of materials and assigned activities such as answering comprehension question on the passage they have read. Learners need to look for critical information in the passage they are reading and make inference, etc. Intensive reading is instruction based and forms the core of improving reading skills. इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो इंटेंसिव रीडिंग जो है ना बिल्कुल एक्सटेंसिव रीडिंग के उलट होता है। एक्सटेंसिव रीडिंग में हम क्या करते हैं? केवल केवल अपने रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करते हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन इंटेंसिव रीडिंग में ऐसा नहीं है। इंटेंसिव रीडिंग अगर हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि हमको उससे है ना क्वेश्चंस को देखना है और हम जो पढ़ रहे हैं उसको हमें समझना है कि हमारा जो मतलब मुद्दा क्या है। मतलब कोई जर्नल है, मान लीजिए कोई पेपर है, हमने पेपर को पढ़ लिया और भूल गए, नहीं, पेपर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उसे हमको दिमाग में रखना है। इसमें क्या होता है ना कि लर्नर को ये मतलब हिदायत दी जाती है कि आपने जो भी पढ़ा है ना उसमें से जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है आपको वो छांट के निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिव रीडिंग जो है ना एक तरह से इंस्ट्रक्शन बेस्ड रीडिंग होता है। और ये है ना
कोर होता है, आपके रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का कोर होता है। क्योंकि कोर कैसे हुआ, कोर का मतलब हो गया एकदम मतलब भीतरी तौर पर आप अपने रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि जब हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं तो इसका मतलब है कि हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो फैक्ट्स है ना, उसको अपने मस्तिष्क में समाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट विल बी इंटेंसिव रीडिंग। लेकिन अगर हम अपने मस्तिष्क में कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग होगा। तीसरा पॉइंट भी आप समझ गए दोस्तों, ठीक है, मतलब तीसरे क्वेश्चन का आंसर समझ गए। चौथा जो स्लाइड है वो है व्हाट इज रीडिंग रेडीनेस या रीडिंग रीडीनेस। तो जो रीडिंग रीडीनेस है वो क्या है? रीडिंग रेडीनेस का मतलब है कि पढ़ने की तैयारी कैसे करें, या पढ़ने की तैयारी के दरमियान जो है ना कुछ गलतियां होती है तो उसको कैसे मतलब संभाले, ठीक है। तो रीडिंग readiness exercise enables learner to recognize and read the letters and words, and thereby mapping recognition is solidified in the mind. The learning outcome of reading readiness exercise is to help foster a congenial atmosphere for learning reading and to develop motivation and interest toward reading. Some of the reading readiness exercise are visual discrimination, auditory discrimination and memory training. तो reading readiness जो है ना, वो उसका सीधा सीधा ये होता है ना कि उसके माध्यम से ये मतलब कोशिश की जाती है कि जो लेटर है, जो वर्ड है, उसको समझाने की कोशिश की जाए। मतलब ऐसा है कि जब आप रीडिंग रेडीनेस का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि आप ये प्रयास करते हैं कि आप एक्सरसाइज को कैसे सीखें और जो कमियां हैं उसको कैसे दूर करें, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है, कहाँ पर चला गया, एंड टू डेवलप मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट टुवर्ड रीडिंग। मतलब इसके माध्यम से है ना पढ़ने की तैयारी कैसे करें। अगर आप अच्छे से पढ़ने की तैयारी कर लेते हैं ना, तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपको मोटिवेशन मिलेगा। क्या मोटिवेशन मिलेगा? अपनी जो आपके सामने जो कंप्रीहेंशन है उसको पढ़ने के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको जो है ना इंटरेस्ट जगेगा। अगर आप रीडिंग रेडीनेस जो है ना उसको समझ, पढ़ने की तैयारी के बारे में समझ रहे हैं कि कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स को लेना है और कौन कौन से टॉपिक्स को नहीं लेना है, अगर आप इसकी तैयारी कर ले रहे हैं, मान लिया जाए कि आपके सामने एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, ठीक है, आपको आपको उसमें से एक वो पढ़ना है, संपादकीय पढ़ना है, ठीक है, या कह लेंगे जर्नल पढ़ना है उसमें से, ठीक है, या एडिटोरियल पेज पढ़ना है। तो एडिटोरियल पेज को कैसे पढ़ना है अगर आप इस तरीके को जानेंगे, या फिर आप तैयारी करेंगे कि पहले मुझे ये लाइन पढ़नी है, फिर इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं, फिर ये वाली लाइन पढ़नी है, फिर इससे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं। जब आप ये समझ जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा ना कि इसके माध्यम से आपके अंदर एक मोटिवेशन डेवलप होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और अब जब मोटिवेशन डेवलप होगा तो आपका इंटरेस्ट जगेगा उस चीज को पढ़ने के लिए। तो रीडिंग जो रेडीनेस एक्सरसाइजेज हैं कुछ, मतलब किस तरह से आप जो है ना रीडिंग रेडीनेस कर सकते हैं, मतलब पढ़ने की तैयारी कर सकते हैं। तो उसमें से 3 मेन आता है, एक विजुअल डिस्क्रिमिनेशन आता है, एक ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन आता है और एक मेमोरी ट्रेनिंग आती है। तो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है ना कि कभी-कभी क्या होता है कि रीडिंग करने के दरमियान जो छोटे मतलब छोटी-मोटी गड़बड़ियाँ जो है ना स्टूडेंट कर देते हैं या रीडर कर देते हैं। क्या गलतियाँ कर देते हैं? विजुअल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि आँखों के जो आँख से जो देखते हैं ना, आँख कभी-कभी गलती कर बैठता है, देखने में ही गलती कर बैठता है। कभी-कभी क्या होता है ना कि पी को कुछ लोग डी समझ बैठते हैं, ठीक है? या कभी-कभी कुछ लोग डब्ल्यू को एम समझ बैठते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। या पी को कभी-कभी कुछ लोग क्यू समझ बैठते हैं। क्यों समझ बैठते हैं? क्योंकि ये ऑलमोस्ट दोनों लगता है सेम। पी ऐसे देखिए सीधा है और ये डी उल्टा है। पी के ही उलट कर दिए तो डी बन गया, डब्ल्यू के उलट कर दिए तो एम बन गया। पी का ये वाला मुँह इधर से है, इसको इधर से कर दिए तो क्यू बन गया। तो क्या है ना कि विजुअल डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कभी-कभी। तो अगर आप रीडिंग रेडीनेस कर रहे हैं, मतलब पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो उस दरमियान आपको ये देखना है कि विजुअल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है? मतलब ये गलतियाँ ना हो कि आप पी को डी पढ़ रहे हैं, डब्ल्यू को एम पढ़ रहे हैं, पी को क्यू पढ़ रहे हैं, तो इस तरह की गलतियाँ ना हो। अगर आप इस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके विजुअल डिस्क्रिमिनेशन में समस्या है, ठीक है? आपको देखने में दिक्कत आ रही है। तो फिर आप उस विजुअल डिस्क्रिमिनेशन को अगर आप दूर कर लेते हो तो इस तरह से आप पढ़ने की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकेंगे और आपको आगे पढ़ने में मन लगेगा। दूसरा है ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन। तो ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है ना कि ऑडिटरी मतलब ऑडियो, बोलने संबंधी गड़बड़ियाँ। जब बोलने में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो अब कैसे गड़बड़ी होती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। Although the auditory discrimination exercise are part of the preparation for listening, these need to be used as reading readiness exercises also. This is important for those learners who hear up or repeat a sound persistently incorrectly. Many learners mispronounce the J sound for the Z sound and say zero instead of zero. अब देखिए यहाँ क्या होता है ना कि कुछ स्टूडेंट बोलने में गलतियां करते हैं, जैसे कि जीरो का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा ZERO, लेकिन पढ़ते कैसे हैं? JERO।
तो यहाँ पर जो ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन होता है वो भी नहीं होना चाहिए रीडिंग रेडीनेस के समय में। अगर आप इस तरह के ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब है मेमोरी ट्रेनिंग, आप कितने अच्छे से अपनी मेमोरी को ट्रेन कर रहे हैं अपने किसी लेखन के लिए, ठीक है, जो भी आपके सामने जो आपके सामने मान लीजिए कोई जर्नल आ गया, उसको पढ़ना है तो आप कितने अच्छे से उसको ट्रेंड कर रहे हैं, कितने अच्छे से मेमोरी को ट्रेंड कर रहे हैं, दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर रीडिंग रेडीनेस। तो दिस ट्रेनिंग हेल्प्स लर्नर इन मेंटल रिटेंशन फॉर अ शॉर्ट बट सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ फैक्ट एंड डेटा इन अ टेक्स्ट व्हाइल रीडिंग और इवन आफ्टर रीडिंग। तो ये ना क्या करता है कि स्टूडेंट्स की या लर्नर की मदद करता है रीडिंग और राइटिंग के समय में। क्या? तो रीडिंग, खास करके रीडिंग के समय में मदद करता है। तो कैसे मदद करता है? आप जितने अच्छे से अपने मेमोरी को ट्रेनिंग देंगे उतने अच्छे से आप जर्नल और जो कंटेक्स्ट है, जो टेक्स्ट है, उसको पढ़ पाएंगे। तो ये व्हाट इज रीडिंग रेडीनेस भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, डिस्क्राइब ब्रीफली द रीडिंग प्रोसेस। तो ये है ना कि आप शॉर्ट में बताइए कि रीडिंग प्रोसेस कैसे किया जा सकता है, मतलब पढ़ने की प्रक्रिया कैसे होती है, आप कैसे अच्छे से कोई पढ़ाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई एक कंप्रीहेंशन है, कोई एक पैसेज है 10 लाइन का, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे पैसेज के लास्ट में पहुंच जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, या फिर मिडिल में पहुंच जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो आप करेंगे क्या? तो आपको एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना होगा ना उसको पढ़ने के लिए, तो वही प्रक्रिया है ना, क्या है, रीडिंग प्रोसेस है। तो मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग प्रोसेस, ठीक है। पहला है इंट्रोडक्शन, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, दूसरा है रीडिंग, तीसरा है कंप्रीहेंशन टास्क, चौथा है रिव्यू एंड रिलेटेड एक्सरसाइज। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन। Here the tutor explain the purpose for reading the selected textual extract or portion and gives you all a setting for the text to be read. Then the tutor present a background of appropriate information for the text to be read and select, as well as introduce the new vocabulary necessary to be comprehend the main ideas in the text. तो पहला होता है इंट्रोडक्शन। दोस्तों इंट्रोडक्शन में क्या होता है ना कि जैसे आपके सामने कोई एक कंप्रीहेंशन एक पैसेज है, तो पहले आपको उससे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, या फिर आप तो स्वयं इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, या फिर आपका जो ट्यूटर जो आपके पढ़ाने वाले वो आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको उल्लू से संबंधित एक कंप्रीहेंशन मिला है कि उल्लू रात को जगता है और दिन में सोता है। उल्लू के बारे में दिया गया है कि वो 360 डिग्री एंगल तक अपने मतलब अपने क्या कहते हैं, अपने सर को घुमा सकता है, अपनी मुंडी को घुमा सकता है। तो इस तरह से आपको एक अच्छा खासा कंटेक्स्ट दिया। तो पहले आपको है ना जो आपका ट्यूटर है वो बताएगा कि क्या और क्यों इसको पढ़ना है, आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा कि उल्लू क्या है, कैसे है, ठीक है। या फिर आप स्वयं इंट्रोड्यूस कर लेंगे, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इंट्रोड्यूस खुद ही कर लेंगे। अब दूसरा है द रीडिंग। जब आप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, दिस इज जनरली एन oral exercise for the beginners, usually consisting of listening to the passage read aloud or listening and following along. Later on, reading is a procedural and repetitive और स्लो एंड साइलेंट। तो यहाँ क्या है ना कि जब आप इंट्रोड्यूस कर लेते हैं किसी भी कंप्रीहेंशन को, तो आप उसको रीड करते हैं। अब जब आपने उसको पढ़ लिया, जब आपने उसको इंट्रोड्यूस कर लिया, आप उससे मतलब आप उसके बारे में जान गए, तो आप पढ़ेंगे ना कि 10 लाइन का जो कंप्रीहेंशन उसको पढ़ेंगे ना, तो रीडिंग करेंगे आप। रीडिंग के माध्यम से ना आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। नाउ थर्ड स्टेज होता है कंप्रीहेंशन टास्क का। आफ्टर वन और मोर रीडिंग आर डन, सर्टेन क्वेश्चंस आर सेट ऑन द पैसेज suited in order to elicit factual और infernal, ये क्या लिखा हुआ, इन्फ्रेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्सचुअल कंटेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या है ना कि जब आप 2-3 बार कंप्रीहेंशन को पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस जो है ना एराइज किए जाते हैं और आपसे आशा की जाती है कि आप उसका उत्तर दें, ठीक है। तो ये हो गया। अब रिव्यू एंड रिलेटेड एक्सरसाइजेज। अब क्या है कि जब आपने पूरे के पूरे कंप्रीहेंशन को पढ़ लिया, तो दिस में कंसिस्ट ऑफ समरी, रिव्यू, स्टाइलिस्टिक एनालिसिस, प्रिसाइज राइटिंग एंड अदर फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव एक्सरसाइजेज टू इनहेंस योर अंडरस्टैंडिंग एंड टू इवेल्युएट योर एबिलिटी ऑफ कंप्रीहेंशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइलेंट पॉइंट्स ऑफ द रीडिंग पैसेज। अब क्या है ना कि जब आप रीडिंग इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, कंप्रीहेंशन जान लेते हैं, अब आप रिव्यू करते हैं। अब आपने 10 लाइन का जो कंप्रीहेंशन था उसको पढ़ लिया, कोई पैसेज था, उल्लू के बारे में पढ़ लिया, तो आप रिव्यू करेंगे ना उल्लू के बारे में आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, ठीक है, और उससे संबंधित एक्सरसाइजेज जो क्वेश्चंस होंगे उसको करने की कोशिश करेंगे। दैट इज द रीडिंग प्रोसेस। बात खत्म, ये भी समझ गए। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट स्लाइड में है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग टेक्निक्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, मैंने ऊपर में क्वेश्चन दिया था इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग के बीच डिफरेंशिएशन। तो वही है यहाँ पे, स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग में भी हो सकता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों को 5 नंबर में पूछा जा सकता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग।
तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्कीमिंग क्या है। तो व्हेन वी क्विकली रीड द टेक्स्ट टू ग्लीन द gist ऑफ इट, इट इज कॉल्ड स्कीमिंग। इन दिस टेक्निक वन गोज थ्रू द रीडिंग मटेरियल टू शिफ्ट द एसेंस ऑफ द टेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड द टोन ऑफ द इंटेंशन ऑफ द राइटर। मतलब स्कीमिंग एक सामान्य सा तरीका है दोस्तों, ठीक है, जिसके माध्यम से क्या होता है ना कि कोई रीडर जो है ना पूरे के पूरे कंप्रीहेंशन को, पूरे के पूरे टेक्स्ट को पढ़ता है और केवल इतना जानता है कि इसके लिखने का उद्देश्य क्या है और इसको किस तरह से लिखा गया है, ठीक है, और इसमें जो बातें लिखी गई है वो किस आइडिया से लिखी गई हैं। तो ये क्लियर स्कीमिंग समझ गए। अब है स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या है? तो स्कैनिंग में क्या होता है ना, व्हेन वी स्पीडली डार्ट थ्रू ए टेक्स्ट टू फाइंड पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सच एज नेम, डेट, इट इज कॉल्ड स्कैनिंग। तो स्कैनिंग में क्या होता है ना कि सिंपली पूरे के पूरे टेक्स्ट में से, पूरे के पूरे कंप्रहेंशन में से, पूरे के पूरे नैरेटिव में से, पूरे के पूरे कहानी में से कुछ इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फाइंड किया जाता है। अगर हम इन्फॉर्मेशन और जो नेम, पता, डेट, ईटीसी कुछ भी फाइंड कर रहे हैं पूरे के पूरे कंप्रीहेंशन में से, मतलब हमको कंप्रीहेंशन से कोई लेना देना नहीं है, कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अगर फाइंड करें तो इसका मतलब हम स्कैनिंग कर रहे हैं, स्कैनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये भी एक रीडिंग का टेक्निक है। इन दिस टेक्निक वन ऑफन डज नॉट फॉलो द linearity of the passage. The eyes are simply allowed to wander over the text until we spot what we looking for. इसमें क्या होता है ना कि इस टेक्निक में हमें linearity of पैसेज को लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं होता, हमारी आंखें जो है केवल उसी चीजों को ढूंढ रही होती है जिसकी हमें आवश्यकता है, दैट इज स्कैनिंग। और इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग को तो मैंने बता ही दिया है। इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग इसका तो डिफरेंशिएशन ही मैंने आप लोगों को बता दिया। संभवतः क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ठीक है। तो 6 नंबर भी आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं 7वां नंबर, हाउ कैन वी डू इफिशियंट स्टडी रीडिंग। तो हम पढ़ाई के दौरान किस तरह से इफिशियंट रीडिंग कर सकते हैं जब हम अपना स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस दौरान हम किस तरह से इफिशियंट रीडिंग कर लेते हैं। मान लीजिए हमें हमारी पुस्तक में कुछ हमारी पुस्तक है, मान लीजिए हिस्ट्री की पुस्तक है, ठीक है, उसमें हमें कुछ पढ़ना है, कुछ अच्छी बातें पढ़नी है हिस्ट्री पर। मान लीजिए हमें मुगल वंश के बारे में पढ़ना है, तो हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे एफिशिएंटली पढ़ेंगे कि हमारे दिमाग में वो बातें लंबे समय तक स्थिर रहेंगी। तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, अलग अलग तरीका होता है, उसमें से कुछ को डिस्कस यहाँ करवाया गया। देर आर अ नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज, अ फ्यू दैट यू कैन स्टार्ट यूजिंग इजिली हैव बीन सजेस्टेड बिलो। सबसे पहला स्ट्रेटजी 1, टेक्स्ट मार्किंग। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको मार्क कीजिए। दूसरा है राइटिंग क्वेश्चन, जो भी पढ़ रहे हैं आप उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखिए, ठीक है। तीसरा है जो भी आप पढ़ रहे हैं एसोसिएटिंग ग्राफिक्स विद आइडिया। आप उसके लिए माइंड मैपिंग कीजिए, ग्राफिक्स बनाइए ताकि शॉर्ट करके आप उसको अपने दिमाग में मतलब अपने दिमाग में स्थायी तौर पर रख सकिए। चौथा स्ट्रेटजी 4, समराइजिंग और पैराग्राफ और चैप्टर। जब आप पढ़ लेते हैं पूरे कंटेक्स्ट को, मान लीजिए मुगल वंश को पूरा पढ़ लेते हैं, आप उसको शॉर्ट करके लिखने की कोशिश करते हैं, तो मतलब उसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। तो 4 स्ट्रेटजी मेन है। तो टेक्स्ट मार्किंग, व्हाइल रीडिंग अ लेंथी टेक्स्ट dense with numerous fact and ideas, it's beneficial to mark thing you that you need to remember। तो यहाँ पर क्या है ना कि जब आप लंबा चौड़ा कुछ पढ़ते हैं ना, तो ये बेनिफिशियल है कि आप उस पॉइंट उसको रिमेंबर करने के लिए आप उसको पॉइंट आउट करें, ठीक है। तो पॉइंट आउट कैसे कर सकते हैं, या तो पेंसिल से अंडरलाइन कर दे, इतना क्लियर है, या फिर आप क्या करें कि वर्ड को सर्कल कर दे, या फिर कोई एक बॉक्स बना ले उसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड को एक तरह से सजाते जाए। ड्राइंग एरोज, एरो खींच के बना दे, जैसे कि मान लीजिए मुझे ये स्टडी इफिशिएंट स्टडी रीडिंग के बारे में बताना, तो मैं ऐसे एरो खींच दूंगा। या आपको जानना है तो आप एरो खींच दीजिए, जैसे मैं लाइनिंग करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अंडरलाइनिंग विद पेंसिल, मैं पेंसिल से लाइनिंग कर रहा हूँ, ये भी एक टेक्स्ट मार्किंग की टेक्निक है, ठीक है। राइटिंग द कीवर्ड डेट्स एंड नेम इन द मार्जिन। अब मान लीजिए कि कहीं पर अब क्या है ना कि अब जैसे ये वाला इस साइड में मार्जिन है, ठीक है, अब मैंने इसको पढ़ लिया, तो अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि ये इस डेट को मैंने इतने बजे इस चीज को पढ़ा था, ठीक है। पुटिंग अ क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन मार्क्स टू एक्सप्रेस योर रिएक्शन। मान लीजिए कि मुझे ये वाली लाइन में कंफ्यूजन है, ठीक है, इट इज बेनिफिशियल, ये वाली लाइन में कंफ्यूजन है, तो मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे इसमें कंफ्यूजन था, तो ये क्लियर हो गया। ये भी टेक्स्ट मार्किंग की टेक्निक है। नंबरिंग पॉइंट्स इन अ सीरीज। आप क्या करें कि जब सारी बातें मतलब कर लेंगे, टेक्स्ट मार्किंग कर लेंगे, तो आप एक लाइन से उसको नंबरिंग कर दे। जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पर आपको अच्छा लगा तो आप यहाँ पर एक लिख दे। अब मान लीजिए कि दूसरा पॉइंट यहाँ अच्छा लगा तो आप 2 नंबर यहाँ लिख दीजिए। ये भी क्या है, एक तरह से टेक्स्ट मार्किंग है। मार्किंग अ स्टार इन द मार्जिन अगेंस्ट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लीजिए कि इसको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मान लेते हैं, इसी लाइन को, तो आप यहाँ पर एक स्टार लगा दीजिए। आप तुरंत समझ जाएंगे हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लीजिए ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो एक स्टार लगा दीजिए। दैट इज द मेथड ऑफ टेक्स्ट मार्किंग, that it will help in efficient study reading। इतना समझ आ गया। आगे है राइटिंग क्वेश्चन। अब हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन राइट करेंगे। जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो हम क्वेश्चन राइट करेंगे कि ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा
Formulating question after marking is the text is powerful strategy to reinforce learning. Writing down these questions help us to sharpen our understanding. जब हम किसी कंटेक्स्ट को पढ़ लेते हैं, मान लीजिए मुगल वंश को हमने पढ़ लिया, तो हम ये देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज द पैराग्राफ अबाउट, पैराग्राफ किसके बारे में था, तो मुगल वंश के बारे में था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज, जो बातें मैंने पढ़ी, मान लीजिए मुगल वंश के बारे में पढ़ा, तो इसका क्या मतलब है। व्हाट इज द की आइडिया इन दिस पैसेज, मतलब क्या की आइडिया था, क्या हमें मिला, क्या हमने जाना, तो यही है राइटिंग क्वेश्चंस। आगे एसोसिएटिव ग्राफिक्स विद आइडियाज, तो ग्राफ, चार्ट, टेबल, डायग्राम अगर आप बना रहे हैं किसी चीज को पढ़ के, तो आप उसको अपने मस्तिष्क में रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वन शुड ऑलवेज स्टडी दिस ग्राफिक्स केयरफुली एंड कनेक्ट देम टू द रिलेवेंट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। तो ये है एसोसिएटिव ग्राफिक्स एंड आइडिया। जैसे आप माइंड मैपिंग करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीजें ज्यादा रहेंगी, ग्राफिक्स बनाएंगे तो ज्यादा दिमाग में ज्यादा समय तक रहेगा। ये हमारे इफेक्टिव स्टडी रीडिंग की तकनीक है, ठीक है। समराइजिंग अ पैराग्राफ और चैप्टर, जब आप पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे, पूरे के पूरे लाइंस को पढ़ लेंगे, कंप्रीहेंशन को पढ़ लेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसको समरी के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। इन ऑर्डर टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट आइडियाज प्रेजेंटेड इन अ टेक्स्ट, रीराइटिंग द मेजर पार्ट्स in the shorter form in reports using some keywords from the text, and paraphrasing is very useful. It is especially beneficial for memorizing important information. For example, यह जो है ना समराइजिंग, जो समरी बनती है, जो समराइजिंग की जाती है, वो बहुत ही बेनिफिशियल है एग्जामिनेशन के लिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उससे कलेक्ट करके बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता है। बात खत्म, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जो अलग अलग तरह के जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है ना, वो क्या कौन कौन से डिफरेंट टाइप हैं। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन इज द एबिलिटी टू इजीली and efficiently read text for understanding meaning and make interconnection between word ideas, lexicon and syntax in the literary or linguistic passage. It is the last step of the reading process. After the acquisition of phonics, fluency and vocabulary, there are 5 categories of reading comprehension that might be taught in a language classroom. तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो कंप्रीहेंशन, रीडिंग कंप्रीहेंशन का मतलब होता है पैसेज दोस्तों, ठीक है। आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो उसको किस किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पैसेज पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप रीडिंग नाम की जो बला है उसके अंतिम स्टेज में, मतलब अगर आप कंप्रीहेंशन पढ़ के समझ ले रहे हैं तो मतलब बहुत अच्छा एफिशिएंट रीडिंग आप कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से कैसे आप कंप्रीहेंशन को पढ़ सकते हैं वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहला है लेक्सिकल कंप्रीहेंशन। तो कंप्रीहेंशन को लेक्सिकल तरीके से पढ़ सकते हैं, या लेक्सिकल कंप्रीहेंशन एक तरह का जो है ना कंप्रीहेंशन का टाइप होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि यह जो है ना सिर्फ और सिर्फ हमें मदद करता है किसी कंप्रीहेंशन के मौजूद टेक्स्ट को समझने में, किसी कंप्रीहेंशन के मौजूद वर्ड्स को समझने में, शब्दों को समझने में, ठीक है। द रीडर मस्ट बी इक्विप्ड विद द नॉलेज ऑफ अनलॉकिंग द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन द टेक्स्ट। अब यहाँ पर ये है ना कि ये लेक्सिकल कंप्रीहेंशन हमें ये भी मदद करता है कि कैसे जो है ना हम किसी वर्ड का मीनिंग समझे। अब ऐसा है कि अगर आप एक रीडर हैं, आपको पता ही नहीं है कि किस शब्द किस वर्ड का क्या मीनिंग है, तो क्या आप अच्छे से लेक्सिकल कंप्रीहेंशन कर सकेंगे, क्या किसी वर्ड का मीनिंग समझ सकेंगे आप, क्या शब्द और शब्द को जोड़ करके आप एक वाक्य बना करके समझ सकेंगे, नहीं समझ सकेंगे। तो लेक्सिकल कंप्रीहेंशन का यही कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब हम आगे बात करें लिटरल कंप्रीहेंशन, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ये होता है ना कि हमें ये मदद करता है किसमें, मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ के मेन आइडिया को समझने में, जो थीम होता है ना कंप्रीहेंशन का, उसको समझाने में ये मदद करता है। रिकॉल डिटेल्स टू सपोर्ट द मेन आइडिया, और ये हमारी ये भी मदद करता है ना कि जो भी डिटेल्स होते हैं ना, इसको ये बार बार रिपीट करवाता है लिटरल कंप्रीहेंशन, ताकि जो है ना मेन जो थीम है ना वो एकदम भटके नहीं, वो हमारे दिमाग में स्थायी तौर पर बैठ जाए, ठीक है। अब आगे ऑर्गेनाइजिंग द सीक्वेंस ऑफ मेन इवेंट्स दैट अक्योर्ड, और जो लिटरल कंप्रीहेंशन है हमारी ये भी मदद करता है ना कि ये अलग अलग इवेंट्स को एक सीक्वेंस में लाने की कोशिश करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आगे क्या है। इंटरप्रेटिव मिस्टेक हो गया दोस्तों, इंटरप्रेटिव कंप्रीहेंशन है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ना कि रीडिंग बिटवीन लाइंस, ये हमारी ये मदद करता है कि हमें ये दो लाइंस को जोड़ने में मदद करता है, ठीक है। दो लाइंस को अगर हम जोड़ के पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंटरप्रेटिव कंप्रीहेंशन हम कर रहे हैं। प्रेडिक्ट एंडिंग एंड एंटीसिपेट कंसिक्वेंस, ये हमारी ये भी मदद करता है कि यह जो है ना हमारे जैसे कि हम कोई कंप्रीहेंशन पढ़ रहे हैं, उसका 10 लाइन हमने पढ़ लिया, बाकी 5 लाइन बचा हुआ है, तो 10 लाइन जो हमने कंप्रीहेंशन पढ़ा ना, उसके आधार पर हम एंडिंग जो है ना, मतलब ये बाकी 5 लाइन को समझाने की कोशिश अगर हम कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम इंटरप्रेटिव कंप्रीहेंशन कर रहे हैं। मान लिया जाए कि एक स्टोरी है 10 लाइन की है, ठीक है, उसमें से 5 लाइन आपने पढ़ लिया, 5 लाइन को समझ लिया आप, लेकिन 5 लाइन पढ़ने के बाद अब आपको लगता है कि आप आगे की कहानी आप स्वतः बता सकते हैं, और आप 5 लाइन जो बाकी बचे हुए 5 लाइन को अनुमानित करने लगते हैं, नहीं ऐसा होगा स्टोरी में। तो अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने इंटरप्रेटिव कंप्रीहेंशन किया है, इसका मतलब कि आपके अंदर क्षमता विकसित हो गई कि आप एंडिंग को जो है ना महसूस कर सकते हैं। इतना क्लियर है। अब ये हमारी ये भी मदद करता है कि ये बताता है कि कौन सा इवेंट क्यों हुआ,
ठीक है, तो इंटरप्रेटिव कम्प्रिहेंशन ये भी हमारी मदद करता है। इतना क्लियर है? अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट आर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द टेक्स्ट, और ये हमारी ये मदद करता है कि वो हमारी जो हमारे नज़र में वो सारे फैक्ट्स रखता है जो कि टेक्स्ट जो कम्प्रिहेंशन में मौजूद है। अब है अप्लाइड कम्प्रिहेंशन। इसमें क्या होता है ना कि रीडिंग बियॉन्ड लाइन्स, रीडर लिंक बिटवीन द टेक्स्ट एंड इज ऑन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टू डेवलप एन आंसर। A reader asks open-ended questions to promote deep understanding. Readers support their answer with a logical reason. अब क्या होता है ना कि जब सारी बातें हो जाती हैं तब हम लोग अप्लाइड कम्प्रिहेंशन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जब आप कम्प्रिहेंशन पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद अब आप अपने अंदर क्या है ना कि कुछ कुछ बातें सोचते हैं। जैसे कि आपने 10 लाइन का एक कहानी पढ़ा, तो 10 लाइन की कहानी का सार क्या है, अगर इस कहानी को क्यों लिखा गया, किस उद्देश्य से लिखा गया, आप उसमें जोड़ तोड़ करने की कोशिश करते हैं, उसको मरोड़ने की तोड़ने की कोशिश करते हैं और अपने हिसाब से उसको अपने अपने मस्तिष्क में है ना अपने थॉट के अकॉर्डिंग उसको ढालने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या अप्लाइड कम्प्रिहेंशन है। इतना क्लियर, ये समझ गए आप? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राइट अबाउट द स्किल्स फॉर रीडिंग कम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो ये क्या है ना कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है ना कि आप बताइए कि हमें किस स्किल्स की जरूरत है किसी कंप्रीहेंशन को पढ़ने में, किसी पैसेज को पढ़ने में, किसी लिटरेरी पैसेज को पढ़ने में, किसी चीज को एनालिसिस करने में हमें किन स्किल्स की जरूरत है। तो हम ये बता देते हैं आप लोगों को, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। टू इनहेंस द स्किल ऑफ रीडिंग अंडरस्टैंडिंग अ लिटरेरी पैसेज, टू एनालाइज इट thoroughly and also to submit and express part of its answer to be evaluated, there are 5 main strategies that should be adhered to. They are framing content based questions, creating content summary, visualizing and predicting the development of the text, analyzing the textual pattern and structures, and finally scaffolding previous knowledge with new concept. A detailed explanation of these are given below. तो ये क्या है ना कि जब हम अब किसी चीज को पढ़ते हैं और क्या है ना कि हमारे रीडिंग स्किल्स को डेवलप इम्प्रूव करने के लिए और किसी लिटरेरी पैसेज को समझने के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए ना, हमें सबसे पहले क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, किन किन स्किल्स की जरूरत होती है। तो वो होता है सबसे पहला फ्रेमिंग कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको क्या है ना कि देखना पड़ता है कि जो कंटेंट है ना उसमें कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, फिर क्रिएटिंग कंटेंट समरी, कंटेंट की समरी बनानी पड़ती है। विजुअलाइजिंग एंड प्रेडिक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्स्ट, फिर विजुअलाइज किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ द टेक्स्ट को भी मतलब देखा जाता है कैसा है। फिर जो किस पैटर्न में वो लिखा गया है वो भी देखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है ना प्रीवियस नॉलेज जो हमारे पास है और उसमें नए कॉन्सेप्ट को जोड़कर देखा जाता है। तो ये क्या है ना कि एक तरह से डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आगे मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ। फ्रेमिंग कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, मान लिया जाए कि आपने कोई कंप्रीहेंशन पढ़ लिया। ठीक है, अब क्या है ना कि कंप्रीहेंसिव लर्निंग इन एनी लिटरेरी एंड लिंग्विस्टिक कंप्रीहेंशन पैसेज कैन अकर ओनली थ्रू सेल्फ डायरेक्टेड क्वेश्चन डन बाय अ रीडर बिफोर एंड आफ्टर रीडिंग। जब आपने कंप्रीहेंशन पढ़ लिया तब आप अपने आप से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जो है ना रीडिंग कंप्रीहेंशन क्या है ना कि डेवलप हो गया है। ठीक है, इतना क्लियर। अब है कि क्रिएटिंग कंटेंट समरी। अब जब आप कंप्रीहेंशन को पढ़ लेते हैं ना, तो तब आप क्या करते हैं ना कि कंटेंट समरी को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि आपने कोई कंप्रीहेंशन पढ़ लिया, तो अब आप उसके कंटेंट समरी को मतलब क्रिएट कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छा स्किल्स जो है ना वो सीख गए हैं, अच्छे स्किल्स को समझ गए हैं कंप्रीहेंशन के लिए। ठीक है, summary is the ability to encapsulate the essence of a text in a limited number of words. It deletes irrelevant details, combines similar ideas, condenses main ideas, and connects major themes into the concise statement that capture the purpose of reading for the reader. तो ये जो creating content summary है ना, इसके माध्यम से क्या होता है ना कि हम ये कर पाते हैं कि हम जो irrelevant, जो comprehension के अंदर मौजूद जो बेकार के डिटेल्स हैं उसको हटा पाते हैं और सिमिलर आइडियाज को कनेक्ट कर पाते हैं, और क्या है कि मेजर थीम्स को कनेक्ट करके हम क्या करते हैं ना कि कंटेंट समरी को लिख पाते हैं। तो ये समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं। आगे है विजुअलाइजिंग एंड प्रेडिक्शन ऑफ टेक्स्ट। तो यहाँ मतलब ये कहने की कोशिश की जा रही है, मान लिया आप कोई कंप्रीहेंशन पढ़ रहे हैं, तो आप है ना उसको सोचते हैं, आप उसको अपने एक मस्तिष्क के अंदर है ना उसको जगाने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है कि वो आपके मस्तिष्क के अंदर चल रहा है। तो ये विजुअलाइजिंग है। प्रेडिक्शन ऑफ टेक्स्ट मतलब है ना आप अनुमान लगाने लग जाते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बेस्ट स्किल्स है किसी कंप्रीहेंशन को पढ़ने का। मान लिया जाए कि 10 लाइन का एक कंप्रीहेंशन है, 10 लाइन का एक पैसेज है, उसमें से 5 लाइन आपने पढ़ लिया और 5 लाइन को आप प्रेडिक्ट करें कि नहीं ऐसा होगा इस स्टोरी में, तो
ये क्या है, प्रेडिक्शन ऑफ टेक्स्ट है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपके मस्तिष्क में क्या ना एक विजुअलाइजेशन हो रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है कि ऐसे ना ऐसे होगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपके सामने घटित हो रही हो। दैट इज विजुअलाइजेशन एंड प्रेडिक्शन ऑफ टेक्स्ट। द importance of visualizing the content of the text is immense as a strategy of reading comprehension. As they read the text, readers should be encouraged to form visual image in their mind and as a structural image or diagrams instead of mere picture, as pictures have a tendency to fade. तो यही बातें हैं लिखी गई जो कि मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। Now analysis of textual pattern and structure. There are many genres, style, modes, and technique of narration by which writers organize their textual material. This can also be in the form of literary pattern or linguistic structure. The pattern used may be in the form of cause pattern, problem solution pattern, और descriptive pattern. तो ये है ना कि जो textual pattern और structure का analysis हमें करना पड़ता है। अब मान लीजिए आपने कोई comprehension पढ़ लिया तो वो किस स्टाइल में लिखा गया, किस जीनर में लिखा गया, वो साइंस फिक्शन है या उसमें रोमांटिसिज्म है या उसमें नेचुरलिज्म है, तो किस तरह से वो नरेट किया गया ना, अगर आप इसको अगर एनालाइज कर पा रहे हैं, अगर ये स्किल्स आपके अंदर आ गया, इट मींस कि आप बेहतर एक बेस्ट जो है ना कंप्रीहेंशन रीडिंग कर सकेंगे, ठीक है। स्केल अब है स्केप फोल्डिंग ऑफ ओल्ड नॉलेज विथ न्यू कंसेप्ट। अब मान लीजिए कि आपने एक कंप्रीहेंशन पढ़ा, ठीक है, उस कंप्रीहेंशन के बारे में आपको पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज था और उस कंप्रीहेंशन को पढ़ने के बाद आपको थोड़ा बहुत और नॉलेज आ गया, तो अगर आप उन दोनों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, दैट विल बी बेस्ट strategies or best skills for reading any comprehension. Brainstorming is vital for reading and understanding any passage or any topic. It serves to stimulate a reader's previous knowledge of the ideas contained in the passage given for comprehension. A memory of a similar text, if activated, will make the readers understand better and deeper. तो ये भी चीजें यहाँ पर यही लिखी गई है, ठीक है, और बताने की आवश्यकता है नहीं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्किल्स फॉर रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो किस तरह से एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन को मतलब पढ़ने के लिए स्किल्स डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। कोई कंप्रीहेंशन है, उसमें कौन कौन से स्किल्स का होना जरूरी है, आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स के होने जरूरी हैं, जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, कंप्रीहेंसिव रीडिंग कर सकते हैं। ये पीछे वाला जो क्वेश्चन था ना, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये था ना कि स्किल्स फॉर रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इसमें बोलना था कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन को अगर हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें किस किस स्किल्स का होना हमारे लिए जरूरी है। मतलब हम अगर कम्प्रीहेंशन पढ़ रहे हैं तो उसके माध्यम से कौन से स्किल्स ऐसे हों जिसके आधार पर हम एक अच्छा जो है ना, मतलब कम्प्रीहेंशन को देख सके, कम्प्रीहेंशन को रीड करने का हम क्या क्या चीजें जो है ना मतलब निकाल के ला पा रहे हैं, तो उसके बारे में था। अब अगला जो है ना, अगला कुछ अलग है। अगला कैसे अलग है, यहाँ पर है कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए कौन कौन से स्किल्स चाहिए, किस स्किल्स की मदद से आप कोई भी छोटा मोटा रीडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला है डिकोडिंग वर्ड। Decoding is a vital step in the reading process, and this skill is employed to understand words which is reader may have heard before but never read or spelled. This is the first step of comprehension. अगर आप comprehension को पढ़ने के समय ऐसा है कि अगर आप comprehension पढ़ रहे हैं तो अगर आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं वर्ड, तो आप फिर comprehension को पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर आपने वर्ड डिकोड कर लिया तो आप comprehension को पढ़ पाएंगे। Fluency in reading. Fluency involves the immediate recognition of sound and words which may be either familiar or unfamiliar to the reader. Fluency accelerates the pace at which reader can read and understand the text. तो मतलब ये है ना कि अगर आप comprehension पढ़ने जा रहे हैं तो आपके रीडिंग में फ्लुएंसी होनी चाहिए। आप तुरंत शब्दों को पढ़े जा रहे हैं, उसको जोड़े जा रहे हैं और उसका अर्थ निकाले जा रहे हैं, तो फ्लुएंसी होना जरूरी है रीडिंग में। बिल्डिंग वोकेबुलरी, अ की स्किल component of reading comprehension is acquire a wide ranging of diverse vocabulary. Reader may acquire vocabulary through classroom instruction, everyday experience and also by reading. तो ऐसा है कि जब आप किसी comprehension को पढ़ेंगे ना, तो आपके लिए vocabulary का होना इंपॉर्टेंट है। अब आप vocabulary कैसे ला सकते हैं, कैसे अपने अंदर vocabulary बिल्डअप कर सकते हैं, तो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में आप vocabulary बिल्डअप कर सकते हैं, अपने एवरीडे एक्सपीरियंस से vocabulary बिल्डअप कर सकते हैं, और रीडिंग करके भी आप vocabulary बिल्डअप कर सकते हैं और फिर एक अच्छा रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड अरेंजमेंट। आप सेंटेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और अरेंज कर रहे हैं। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इज प्राइमरली राइटिंग स्किल्स एंड इन एनी स्किल ऑफ रीडिंग comprehension this is closely integrated with a fundamental reading skill called cohesion which helps the reader identify the formal and clarify the arrangement of idea in a sentence। तो ये जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और अरेंजमेंट अगर आप कर पा रहे हैं, अगर आप इसको कर पा रहे हैं, तो फिर आप एक अच्छा रीडिंग कंप्रीहेंशन कर सकेंगे। रीजनिंग एंड बैकग्राउंड नॉलेज। अब ऐसा है कि जब आप कोई कंप्रीहेंशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, अगर आपको उसके बैकग्राउंड का नॉलेज नहीं, आपको पता नहीं कि कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, तो फिर आप क्या है ना कि एक अच्छा रीडिंग कंप्रीहेंशन नहीं कर पाएंगे। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों।
ठीक है, देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अगली स्लाइड में अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दो क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर जो 10वां नंबर क्वेश्चन है इसमें बताया जा गया है कि जब आप कंप्रीहेंशन रीड करने जा रहे हैं तो फिर आपको किस स्किल्स की जरूरत है। ठीक है, आप जब स्टार्टिंग करेंगे कंप्रीहेंशन रीडिंग की तो किस स्किल्स की जरूरत है। और पिछला जो क्वेश्चन 9वां नंबर है, यहाँ पर ये है ना कि जब आपने स्किल्स को रीड कर लिया, यहाँ मुझे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, राइट अबाउट द स्किल्स ऑफ रीडिंग, स्किल्स फॉर रीडिंग कंप्रीहेंशन नहीं होना चाहिए। मे बी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट अबाउट द रीडिंग, राइट अबाउट द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड आफ्टर रीडिंग द कंप्रीहेंशन। हमें उस स्किल्स के बारे में जानना है जो कि हमें या फिर हम इसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, राइट अबाउट द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड आफ्टर रीडिंग कंप्रीहेंशन टू नाउ या टू अंडरस्टैंड द कंप्रीहेंशन इन डिटेल। तो ये हो सकता है। तो इसमें क्या है ना कि जब हम इस कंप्रीहेंशन पढ़ लेते हैं तो फिर हमें किसकी आवश्यकता है, किन किन स्किल्स की आवश्यकता है जिसके माध्यम से अच्छा जो कंटेंट हम अपने दिमाग में रख सकते हैं, मतलब कंप्रीहेंशन को अपने दिमाग में कैसे रखें, वो वाला स्किल्स यहाँ दिया गया है। ठीक है, और आगे है ना, आगे जो 10वां नंबर क्वेश्चन है उसमें ये दिया गया कि आप किस तरह से एक अच्छा कंप्रीहेंशन पढ़ सकते हैं। अब अगला है, राइट ए डिटेल नोट ऑन एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। तो एक्सपोजिटरी टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। एक्सपोजिटरी का मतलब होता है दोस्तों, ये एक तरह से व्याख्यान परक कथन इसको कह सकते हैं। ये क्या होता है ना कि इसमें हम किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। यहाँ पर दिया गया है, एक्सपोजिटरी राइटिंग इज अ टाइप ऑफ एकेडमिक राइटिंग दैट इन्वेस्टिगेट अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, इट डिस्क्राइब और एक्सप्लेन और प्रोवाइड सम इंपॉर्टेंट डेटा अबाउट एक्सपोजिटरी टॉपिक। इट इज वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ राइटिंग जर्नल, न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड ऐसे यूजुअली डिमोन्स्ट्रेट दिस टाइप ऑफ राइटिंग। एक्सपोजिटरी टेक्स्ट की जगह आप कभी कभी ये भी देखेंगे एक्सपोजिटरी एसे। ठीक है, तो एसे लिखा रहे या टेक्स्ट लिखा रहे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है। तो एक्सपोजिटरी टेक्स्ट जो होता है ना, कॉमन फॉर्म होता है राइटिंग जर्नल, न्यूज़पेपर आर्टिकल, ये सब का। और इसमें क्या होता है ना कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हम देखते हैं कि अब जैसे कोई जर्नल पढ़ रहा होता है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसमें किसी पार्टिकुलर चीजों के बारे में ही तो लिखा होता है ना। ऐसा तो नहीं कि न्यूज़पेपर में कहानी लिख दी गई होती है, ऐसा नहीं होता है। न्यूज़पेपर में क्या होता है ना कि एक कुछ टेक्स्ट दिए गए होते हैं जिसपे इन्वेस्टिगेशन करके उसको लिखा जाता है, तो ये एक्सपोजिटरी टेक्स्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब आगे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। राइटिंग एन एक्सपोजिटरी इज लाइक राइटिंग ए केस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। सही बात है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ही तो लिखते हैं। एन इन्वेस्टिंग एजेंट हु हैव इन्वेस्टेड अ केस एंड इज नाउ प्रेजेंटिंग हिज एनालिसिस टू सॉल्व द केस। एक एजेंट है जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है, उस केस के इन्वेस्टिगेशन के बाद वो अपना एनालिसिस पेश कर रहा है, दैट इज एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर 6 कॉमन टाइप के एक्सपोजिटरी टेक्स्ट या राइटिंग होते हैं, एक्सपोजिटरी ऐसे होते हैं, जिसमें सबसे पहला था प्रोसेस एक्सपोजिटरी, काउज एंड इफेक्ट एक्सपोजिटरी, प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्सपोजिटरी, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एक्सपोजिटरी, उसके बाद डेफिनेशन एक्सपोजिटरी होता है, फिर क्लासिफिकेशन एक्सपोजिटरी होता था। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट क्या है ना, कॉन्ट्रास्ट एक्सपोजिटरी पर हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होता है ना कि यह एक तरह का ऐसे होता है। ठीक है, इन विच द राइटर कंपेयर्स एंड कॉन्ट्रास्ट टू थिंग्स। इसमें क्या होता है ना कि कोई राइटर क्या होता है ना कि दो चीजों को कंपेयर करता है और उसके बीच में समानताएं और असमानताएं दिखाता है। उसमें वो सिमिलरिटीज दिखाता है, द राइटर कंपेयर्स द सिमिलरिटीज बिटवीन द टू सेलेक्टेड एंड कॉन्ट्रास्ट द डिफरेंस इन दोज। तो सिमिलरिटी भी दिखाता है और डिसिमिलरिटी भी दिखाता है। नीचे एक एग्जांपल है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट टू ऑरेंज एंड टू एप्पल। तो यहाँ दो नारंगी और ये दो सेब को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है ना कि एक तरह से एक्सपोजिटरी टेक्स्ट है। इतना क्लियर। अब आगे देखते हैं आगे क्या है अगली स्लाइड में। अगला है काउज एंड इफेक्टिव एक्सपोजिटरी। तो काउज एंड इफेक्टिव एक्सपोजिटरी में क्या होता है, द राइटर ट्राइज टू फाइंड द काउज ऑफ समथिंग, व्हाई डिड समथिंग हैपन एंड व्हाट इफेक्ट इट माइट हैव। तो इसमें क्या होता है ना कि इस तरह की जो एक्सपोजिटरी होती है, इस तरह की जो एक्सपोजिटरी नैरेटिव होती है, एक्सपोजिटरी ऐसे होता है, इसमें क्या होता है ना कि कोई राइटर है ना, वो ये खोजता है कि कोई घटना हुई तो हुई क्यों, और अगर हो गई घटना तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, एग्जाम्पल ये रहा, ऑल द काउज आर प्रेजेंटेड फर्स्ट एंड देन, नहीं इसमें एग्जांपल नहीं दे रखा है मैंने, शायद मिस्टेक हो गया। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ है अभी। ठीक है, यह एक तरह से काउज एंड इफेक्ट एक्सपोजिटरी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अगर कोई लेखक इसके बारे में लिखता है तो सबसे पहले वो बताएगा कि क्यों ये घटना घटित हो रही, क्यों इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही है। ठीक है, फिर वो बाद में ये बताएगा अगर इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इससे हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये काउज एंड इफेक्ट एक्सपोजिटरी के अंतर्गत आएगा।
अब प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन एक्सपोजिटरी, in the problem solution expository the writer identifies a problem and propose its solution. The writer examines the particular subject from various aspect and perspective prior to providing a solution. तो यहाँ पर क्या है ना कि इस तरह की जो एक्सपोजिटरी होती है, इस तरह का जो नैरेटिव होता है, इस तरह का जो टेक्स्ट होता है, उसमें क्या होता है ना कि राइटर क्या करता है, किसी प्रॉब्लम को फाइंड करता है और उसका एक सॉल्यूशन देता है। एज फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लिया जाए कि रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम, समस्या क्या है उसके बारे में राइटर बताएगा। जैसे कि अभी रूस और यूक्रेन में समस्या ये है कि रूस का केवल इतना कहना है कि भाई तुम जो है नेटो देश में शामिल नहीं हो, ठीक है, और हम अगर तुम नहीं होगे तो हम अपना जो युद्ध वाला जो ये जो कारनामा है ये अपना वापस कर लेंगे। तो अब राइटर बताएगा कि किस जो है ना ये प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम यही है कि जो यूक्रेन है वो चाह रहा है कि वो नेटो देश में शामिल हो जाए, वो रूस की बात नहीं मान रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन यही हो सकता है ना कि ठीक है नेटो देश में हम शामिल नहीं होंगे, संधि वार्ता करके रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त किया जा सकता है। यह भी क्या है ना प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन एक्सपोजिटरी का एक एग्जांपल है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रोसेस एक्सपोजिटरी। द प्रोसेस एक्सपोजिटरी रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ समथिंग how to make an apple pie. This type of writing include a step by step process of making or doing something. ये जो है ना प्रोसेस एक्सपोजिटरी में क्या होता है ना कि इसमें बताया जाता है कि कोई चीज जो है ना उसको कैसे किया जा सकता है। एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको केक बनाना है, तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा, अगर आप उस प्रोसेस को लिख रहे हैं तो ये क्या है ना प्रोसेस एक्सपोजिटरी के अंतर्गत आएगा। जैसे प्रीहीट द ओवन फॉर हाफ एन आवर एट 180 डिग्री, ये फलाना ढिमकाना, ये लिखा हुआ है 6 पॉइंट्स में लिखेगा, तो ये क्या है ना प्रोसेस एक्सपोजिटरी के अंतर्गत आएंगे। अब डेफिनेशन एक्सपोजिटरी, तो ये दिस इज द टाइप ऑफ एक्सपोजिटरी दैट गिव्स अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक। ये है ना हमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है, कंप्लीटली बताता है कि क्या है कैसे है। इट एक्सप्लेन विथ व्हाट द टर्म ऑफ और द टॉपिक ऑफ द एसे एग्जैक्टली मीन्स। ये बताता है कि ये जो एसे है या जो ये एक्सपोजिटरी है इसको किस टॉपिक पे लिखा गया और इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज, अलग अलग तरह के जूते के बारे में अगर कोई लिख रहा है, या फिर शरीर के अलग अलग डिफरेंट अंगों के बारे में कोई लिख रहा है, तो वो है ना उसको बताएगा कि ये आंख है, ये कान है, ये नाक है, इसका ये फंक्शन है, ये ऐसे कार्य करता है। तो ये क्या दैट विल बी कंसिडर्ड इन डेफिनेशन एक्सपोजिटरी। तो ये समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है, इतना क्लियर। अब नेक्स्ट में क्या है ना राइट डिटेल नोट ऑन डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट पर आपको डिटेल नोट लिखना है। So a descriptive text is an artistic writing form. Here the writer has to write in such a way that it forms a picture in the mind of the reader. The writer may describe a person, place or object or be reminiscing a memory. The descriptive is the essay strives to communicate a deeper meaning than description. It has to be such as the reader experiences himself in the happening of events. The reader feels personally touched with the painting of the writer's word. तो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट जो होता है ना एक आर्टिस्टिक राइटिंग फॉर्म होता है, और इसके माध्यम से राइटर क्या करता है ना कि कोई चीज की मतलब किसी वस्तु की जो पिक्चर है ना वो किसी रीडर के मस्तिष्क में डालने की कोशिश करता है। एज फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कि एक मनुष्य के कंकाल का जो है ना पिक्चर आपके स्क्रीन पे रख दिया जाए, और कोई एक राइटर मेरे को छोड़ के अगर कोई एक साइंस का कोई एक बहुत बड़ा ज्ञाता आ जाए, बायोलॉजी का या जूलॉजी कह लें, जूलॉजी का कोई एक ज्ञाता आ जाए, वो पिक्चर पर रखे गए सॉरी स्क्रीन पर रखे गए वो मानव कंकाल को देखता है और उसका पूरा का पूरा डिटेल, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन लिख देता है कि ये खोपड़ी है, ये खोपड़ा है, खोपड़ी ऐसे वर्क करता है, और ये फिर हाथ है, ये हाथ ऐसे वर्क करता है। अगर वो पूरा का पूरा डिटेल लिख करके दे रहा है, ठीक है, और अगर वो फिर से आप लोगों के स्क्रीन के सामने रख दिया जाए ना, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट में क्या होता है ना कि कोई राइटर क्या है ना कि किसी भी चीज को एकदम सटीक तौर पर आपके मस्तिष्क में डाल देता है। द राइटर में डिस्क्राइब अ पर्सन, राइटर चाहे तो पर्सन को डिस्क्राइब करता है, कोई प्लेस को डिस्क्राइब कर देता है, कोई ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर देता है, और वो आपके मस्तिष्क में डाल देता है। दैट विल बी कंसिडर्ड एज डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब है कि टू सम अप देयर आर सम क्राइटेरियन ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अब ऐसा है कि कुछ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। अब वो क्या है? राइटिंग क्रोनोलॉजिकली ऑल इवेंट मस्ट बी कोहेरेंट। अभी हम लोग जितनी बातें कर रहे हैं ना वो हम लोग लिटरेचर के फॉर्म में बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं बीच बीच में साइंस, बायोलॉजी, बोटनी सब डाल रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में सुविधा हो, इसीलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं गलत हूँ, मुझे पता है मैं गलत हूँ, फिर भी क्या कर सकते हैं। उदाहरण तो अगर
मैं उदाहरण देने की कोशिश करूँ तो वो उदाहरण आप लोगों के समझ में आएगा नहीं, क्योंकि अगर मैं कविता और कहानी लेके बैठ जाऊँ तो वो लंबा चौड़ा हो जाएगा, आप लोग समझेंगे नहीं। तो यहाँ पर सीधे-सीधे जो जिसमें आप समझ जाएँ मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। अब है कि राइटिंग क्रोनोलॉजिकली, अब मान लीजिए कि कोई डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट लिखना है, मान लीजिए आपको मस्तिष्क के बारे में लिखना है, ठीक है? अब मस्तिष्क के बारे में लिखना है, ऐसा तो नहीं है कि आप पहले आपने बाल के बारे में लिख दिया, उसके बाद आप सीधे दाँत पे चले आए, या या कह लें कि बाल के बारे में लिख दिया, उसके बाद आँख के ऊपर वाले पोर्शन पे चले आए, ऐसा नहीं कर सकते आप। पहले बाल के बारे में लिखेंगे, फिर अब बाल के अंदर जो स्किन है उसके बारे में लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर जो खोपड़ी है उसके बारे में लिखा जाएगा, स्कल, फिर उसके अंदर-अंदर तब अंदर जाएगा। तो ऐसा है ना कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखने के लिए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का होना आवश्यक है। यूजिंग फिगर ऑफ स्पीच, वर्ड और फ्रेज दैट आरंट लिटरल बट हैव अ विविड मीनिंग, यूज मोर स्ट्रॉन्ग वर्ब्स दैन टेक्निकल टर्म, सी वॉक्ड लीजरली इज बेटर दैन सी Sauntered use sensory details of touching, seeing, feeling, things before writing and ends with revising and correcting। यहाँ पर ये है ना कि एक फिगर ऑफ स्पीच होना चाहिए, एकदम सटीक होना चाहिए सारी बात। और जो मोर स्ट्रॉन्ग वर्ब है, मतलब ऐसा है कि टेक्निकल टर्म का ज़्यादा यूज नहीं करना है, जो नॉर्मल शब्द है ना, नॉर्मल वर्ड है उसका यूज करना है। यह क्राइटेरिया होता है डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट को लिखने का। और फिर क्या है ना कि डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट लिखने से पहले उसको सोचना चाहिए, राइटिंग को मतलब जो आप लिख रहे हैं उसको सोचना चाहिए, उसको रिवाइज करना चाहिए, फिर लिखना चाहिए, ठीक है। और जो है ना 3 मेन टाइप्स के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होते हैं। पहला है कि राइटिंग अबाउट ए पर्सन, आप किसी पर्सन के बारे में लिख रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन अगर दे रहे हैं तो वो राइटिंग अबाउट अ पर्सन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंतर्गत आएगा। राइटिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं तो वो है ना क्या आएगा, क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा। राइटिंग अबाउट प्लेस, अगर आप किसी प्लेस के बारे में लिख रहे हैं तो वो क्या आएगा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अबाउट प्लेस के अंतर्गत आएगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब आगे छोटे-मोटे पॉइंट्स दिए गए, उसको आप इंग्लिश में वहाँ पर भी जब आपको ये स्लाइड मिल जाएगी ना तो आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। आगे देख लेते हैं। कुछ अदर टाइप के भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, खुद के बारे में लिखते हैं। राइटिंग अबाउट वनसेल्फ, मतलब किसी और के बारे में लिखते हैं, या खुद के बारे में लिख देते हैं। राइटिंग अबाउट अदर्स, किसी के बारे में भी लिख देते हैं। राइटिंग पोएम्स, ये भी एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, ठीक है। क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा सोच की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति कोई बंदा या कोई लड़का या कोई लेखक लेखिका, कवि कवियत्री कोई भी पोएम लिख रहा है ना, वो बहुत सोच समझ के पोएम लिखता है या लिखती है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगता है। वो ऐसे अगर एक आध शब्द इधर उधर हो गया तो फिर वो पोएम बनेगा ही नहीं। राइट अबाउट ट्रेवलिंग, मेमोरी एंड एक्सपीरियंस का, अगर आप कहीं यात्रा करके आ रहे हैं, अगर आप उसको डिस्क्रिप्टिव मतलब अगर आप सीक्वेंस में लिख दे रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है। राइटिंग अबाउट नेचर, अगर आप नेचर के बारे में लिख रहे हैं तो यह भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंतर्गत आएगा। अब अगला है व्हाट इज नरेटिव टेक्स्ट, डिस्क्राइब। नरेटिव टेक्स्ट इज अ राइटिंग दैट टेल्स अ स्टोरी, इट कैन बी मेड अप स्टोरी और वन दैट इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट। तो राइट जो नरेटिव टेक्स्ट होता है ना, ये इसको बोलते हैं कथानक, या कह लें कि कथात्मक तौर पर जो लिखा गया, या कथा कह ले, ठीक है, कथा कह सकते हैं। तो नरेटिव टेक्स्ट क्या होता है ना, वो हमें स्टोरी बताता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि या तो यह फिक्शन स्टोरी बताता है, काल्पनिक स्टोरी के बारे में बताता है, या फिर रियल लाइफ घटनाओं के बारे में बताता है। टू नरेट इज द वर्ब यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ टेलिंग स्टोरी, सो ए नरेटिव इज द स्टोरी एंड द नरेटर इज द पर्सन टेलिंग द स्टोरी। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि नरेटिव जो होता है ना, ये नरेटिव जो है ना, ये एक तरह से स्टोरी होता है। मतलब व्हाट इज स्टोरी टेक्स्ट भी इसे हम कह सकते हैं। व्हाट इज नरेटिव टेक्स्ट को हम कह सकते हैं व्हाट इज स्टोरी टेक्स्ट। तो नरेटिव एक स्टोरी है, और जो नरेटर होता है वैसा पर्सन होता है जो कि स्टोरी को बोलता है। क्लियर? मतलब हम कह सकते हैं राइटर, नरेटर को हम राइटर कह सकते हैं। तो इन ए वे नरेटिव राइटिंग कैन इनकैप्सुलेट अ वैरायटी ऑफ पर्पस टू इट्स क्रिएशन। ए फैक्चुअल राइट अप विल बी क्लोज टू रियलिटी, while fiction can take liberties to change the fact even through it would be based on reality. Imagination is की इन फिक्शन नैरेटिव। तो यहाँ पर ये है ना कि अगर कोई नैरेटिव लिख रहा है और अगर फिक्शनल नैरेटिव लिख रहा है तो इमेजिनेशन, कल्पना ही उसका सबसे बड़ा मेन चाबी है। कल्पना के माध्यम से ही कोई फिक्शन नैरेटिव को लिखा जा सकता है। इतना क्लियर समझ में आ गया? आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है टाइप्स ऑफ नैरेटिव टेक्स्ट। किस किस टाइप के नैरेटिव टेक्स्ट होते हैं? तो फैंटेसी टाइप का नैरेटिव टेक्स्ट होता है, ठीक है। इसमें ऑथर जो इमेजिनेशन होता है ना, इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय फिजिकल रियलिटी नेचर लॉ। तो इसमें जो फैंटेसी टाइप का जो नैरेटिव टेक्स्ट होता है ना, इसमें ऑथर का जो इमेजिनेशन होता है उसकी कोई बंदिशें नहीं होता, वो कहीं से कहीं जाकर के कुछ भी सोच सकता है। दैट विल बी कंसिडर्ड एज फैंटेसी नैरेटिव टेक्स्ट, ठीक है। अब आगे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। प्लॉट फ्रीक्वेंटली, प्लॉट तो बीईजीसी 134 में भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये बताने की आवश्यकता है नहीं। सीक टू रिवेल ट्रूथ दैट लाई बीनेथ द स्टोरी स्ट्रक्चर सरफेस ऑफ लाइफ, ठीक है। डिजायर्स एंड फियर्स, तो यहाँ पर क्या है ना कि ये बताता है स्टोरी को सच्चाई फॉर्मेट में, फैंटेसी या झूठ किसी भी तरह से ये बस फैंटेसी को क्रिएट करता है, ठीक है। साइंस फिक्शन, साइंस से संबंधित अगर कोई नैरेटिव है, साइंस को आधार मानकर अगर कोई कहानी लिखी गई तो दैट विल बी कंसिडर्ड इन द साइंस फिक्शन नैरेटिव, ठीक है। इतना क्लियर हो गया?
may use different laws of another planet, even make a believe planet, but law must be scientifically plausible and consistent। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये सब इसमें दम नहीं है, ठीक है। साइंस सीधा सीधा जान लेंगे, विज्ञान को आधार मानकर अगर कोई नैरेटिव लिखा जाता है दैट विल बी कंसीडर्ड इन साइंस फिक्शन नैरेटिव टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद ये सब, ये जो है ना फैंटेसी, साइंस फिक्शन, रियलिस्टिक फिक्शन और हिस्टोरिकल फिक्शन, ये सब है ना, क्या है ना कि फिक्शन के अंतर्गत आएगा। फिक्शन नैरेटिव टेक्स्ट है, ये कल्पनाओं के आधार पर इनको गढ़ा जाता है, ठीक है। रियलिस्टिक फिक्शन क्या होता है ना कि लगता तो रियलिस्टिक है, ठीक है, लेकिन ये वास्तव में रियलिस्टिक होता नहीं है। एकदम क्लियर। अब कोई रोमांस है, कोई मिस्ट्री है, कोई एडवेंचरस जीनर है, ये लगेगा रियलिस्टिक। कब किसी को किसी से प्यार हो गया, रोमियो और जूलियट की स्टोरी आप देख लीजिएगा, किसी को किसी से प्यार हो जाता है, रोमियो को जूलियट से लव हो जाता है, लगता तो रियलिस्टिक है, वास्तव में रियलिस्टिक है नहीं, ठीक है। इतना क्लियर। हिस्टोरिकल फिक्शन मतलब इतिहास को आधार मानकर अगर कोई फिक्शन लिखा गया तो दैट विल बी कंसिडर्ड इन हिस्टोरिकल फिक्शन। मैकबीथ की एक स्टोरी है बीईजीसी 133 बुक में, शायद हाँ बीईजीसी 133 बुक में ही है, या फिर अगर नहीं भी है तो मान लीजिए कि एक ड्रामा है जो कि विलियम शेक्सपियर जी ने लिखा था, ठीक है। तो वो एक तरह से हिस्टोरिकल फिक्शन है। मैकडफ की, मैकबीथ की और भी कुछ लोग हैं उनकी कहानी है, ठीक है, तो वो हिस्टोरिकल फिक्शन के अंतर्गत आएगा। नन फिक्शन जो कि एकदम रियल घटनाओं पर आधारित है, नैरेटिव नन फिक्शन जो है उसमें जैसे कि मान लीजिए कि कोई न्यूज वाली घटना है, कोई ऐसे लिख रहा है, कोई टेक्स्ट बुक राइटिंग कर रहा है, कोई बायोग्राफीज लिख रहा है, दैट विल बी कंसीडर्ड इन नॉन फिक्शन नैरेटिव टेक्स्ट। तो इतना क्लियर हो गया, ये भी समझ गए। अब आगे है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्गुमेंटिव टेक्स्ट। आर्गुमेंटिव टेक्स्ट का मतलब हो गया कि वाद विवादात्मक जो कथन है वो क्या है। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था दोस्तों, अगर कहीं पर टेक्स्ट की जगह ऐसे देखने को मिले तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बोथ आर सेम, टेक्स्ट एंड ऐसे आर सेम। तो एन आर्गुमेंटिव essay is a type of essay that presents argumentative about both sides of an issue. It could be that both sides are presented equally balanced, or it could be that one side is presented more forcefully than another. It also depends on the writer and what sides he supports most. An argumentative essay presents both sides of an issue, however it presents one side more positively or meticulously than the other one, so the reader could be swayed to the one the author intends. The major function of this type of essay is to present a case before the reading in convincing manner, showing them to complete picture. Type of argumentative essay include persuasive research, analytical analysis and personal analysis। तो अलग अलग तरह के आर्गुमेंटिव एसे हैं, पहले ऊपर बता देता हूँ। आर्गुमेंटिव एसे जो होता है ना वो एक तरह का एसे होता है जिसमें आर्गुमेंट जो है ना दोनों तरफ से होता है। जैसे कि अभी आप लोग टीवी में देखते होंगे ना, वो वाद विवाद चलता है, डिबेट कार्यक्रम चलता है, आप लोग न्यूज चैनल खोल के देख लीजिए, सारा दिन वाद विवाद ही चलता रहता है। काम धंधा तो मिलता नहीं है न्यूज चैनल वाले को, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ न्यूज चैनल वाले की, मतलब मैं बता रहा हूँ कि उनको तो कोई काम धंधा है नहीं, वो डिबेट करवाते रहते हैं दोनों पक्ष में, ठीक है। तो एक पक्ष एक पक्ष में होता है, एक विपक्ष में होता है, और एक नरेटर होता है, मतलब जो एंकर होता है वो नरेटर हो गया, ठीक है। तो कोई नरेटर क्या करता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा, इससे भी क्वेश्चन पूछा, एक ने पक्ष में उत्तर दिया, दूसरे ने विपक्ष में उत्तर दिया, और नरेटर है ना वो किसके साइड में है, अगर वो पक्ष में साइड है तो पक्ष से बोलेगा, अगर विपक्ष के साइड है तो विपक्ष से बोलेगा। तो यही है ना आर्गुमेंटिव टेक्स्ट का एक उदाहरण है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के आर्गुमेंटिव टेक्स्ट होते हैं, जैसे परसुएसिव टेक्स्ट, परसुएसिव आर्गुमेंटिव टेक्स्ट, रिसर्च आर्गुमेंटिव टेक्स्ट, एनालिसिस एंड पर्सनल आर्गुमेंटिव टेक्स्ट। तो ये समझ गए आप लोग दोस्तों, ठीक है। फिर मैं कर्सर खो गया, कहाँ चला गया मेरा कर्सर, फिर मैंने कर्सर, हाँ मिल गया कर्सर। अब है परसुएसिव एसे या परसुएसिव टेक्स्ट, परसुएसिव और आर्गुमेंटिव टेक्स्ट। तो ये जो इस तरह का जो टेक्स्ट होता है, इट इज एन आर्गुमेंट एंड ट्राई टू परसुएड द रीडर दैट वन साइड ऑफ द आर्गुमेंट इज बेटर देन द अदर। इस तरह का जो टेक्स्ट होता है, इस तरह का जो परसुएसिव जो क्या कहते हैं आर्गुमेंटिव टेक्स्ट होता है, इसमें क्या होता है ना कि दो पक्ष तो होते हैं, लेकिन जो पहला वाला पक्ष है या कोई दूसरा पक्ष है, उसका जो आर्गुमेंट है, उसका जो तर्क है वो बेटर है दूसरे वाले से, या दूसरे वाले का तर्क जो वो बेटर है पहले वाले से। अगर इस तरह का कोई पार्सुएसिव ऐसे लिखा गया है, पार्सुएसिव आर्गुमेंटिव टेक्स्ट लिखा गया है, तो वो पार्सुएसिव होगा, ठीक है, जिसमें कि कोई एक कथन जो है ना वो बहुत ज्यादा तगड़ा वाला होगा और उसके काट में कोई और नहीं होगा, ठीक है। रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्गुमेंटिव टेक्स्ट। अब ऐसा है ना कि कुछ लोग हैं ना किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, दो गुट है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मंगल ग्रह पर कोई रिसर्च कर रहा है, एक नासा वाले भी रिसर्च कर रहे हैं, अपना इंडियन लोग जो है ना वो भी इसरो के माध्यम से रिसर्च कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग रिसर्च पेपर तैयार करते हैं और दोनों एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं, नहीं ऐसे ना ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे मैंने मंगल ग्रह पे देखा। अब इसरो वाले कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा मैंने मंगल ग्रह पे देखा, तो दोनों अपने अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं, और उसके बाद एक नरेटर होता है, दोनों की बातों को एकदम पढ़ लेता है और फिर अपने जो विचार पेश कर देता है, दैट विल बी कंसीडर्ड रिसर्च आर्गुमेंटिव टेक्स्ट। एनालिसिस ऐसे में क्या होता है ना कि the purpose of this type of essay is to analyze another's author argument. Major element of analysis include
क्या है यहाँ पे लिखा, परस्यूएसिवनेस, एविडेंस, क्लैरिटी ऑफ राइटिंग, प्रेजेंटेशन एंड स्टाइल। तो ये एनालिसिस जो आर्गुमेंटिव टेक्स्ट होता है ना, इसमें क्या होता है ना कि एक ऑथर क्या करता है ना, दूसरे आर्गुमेंट, दूसरे किसी कथन का एनालिसिस करता है। मान लीजिए नासा वाले ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, ठीक है, नासा वाले ने मंगल ग्रह के बारे में 10 पॉइंट्स लिखे, तो 10 पॉइंट्स को लिखने के बाद क्या होता है ना, वो छोड़ देता है उसको। अब एनालिसिस आर्गुमेंटिव जो लेखक होते हैं, जो राइटर होते हैं ना, वो क्या करते हैं ना कि उस पॉइंट को उठाते हैं मंगल ग्रह के, और उस 10 पॉइंट में से 5 पॉइंट को एकदम अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसको जो अच्छा लगता है उसका एनालिसिस करके वो लिख देते हैं फिर, तो दैट विल बी कंसीडर्ड इन एनालिसिस आर्गुमेंटिव टेक्स्ट। अब है पर्सनल एसेज। तो पर्सनल एसेज में क्या होता है ना कि इट डज नॉट नीड टू रिलाई ऑन रिसर्च इन ऑर्डर टू मेक केसेस। इसमें है ना, ऐसा है कि कोई रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ एसे और दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट इज बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड पर्सनल टेस्ट, ठीक है। अब ये जो ना ओपिनियन और पर्सनल टेस्ट के आधार पर बेस्ड होता है। अब जो ऑथर है ना, उसको जो अच्छा लगता है वही लिख देता है, दैट विल बी कंसीडर्ड इज पर्सनल आर्गुमेंटिव टेक्स्ट। वो अपने से ही वाद विवाद करने लगता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, पर्सनल आर्गुमेंटिव एसे के अंतर्गत आएगा। इतना क्लियर हो गया, इतना समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है थैंक्स फॉर वाचिंग। मतलब आज की जो बातें थी वो एकदम क्लियर हो गई, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर लास्ट में मैं जाते जाते इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो पीडीएफ होगी स्लाइड के फॉर्मेट में, ये आप लोगों को 2 लिंक के माध्यम से, 2 लिंक मैं आप लोगों को क्या कहते हैं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाऊंगा। आप किसी एक लिंक से जाकर के उसको परचेज कर लीजिएगा। इसकी प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं होगी, केवल 10 रुपये होगी। 10 रुपये से क्या होगा कि आप लोग कंटेंट की आदर, आप लोग ऐसा कि कंटेंट को देखेंगे। और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी ऐसे स्टूडेंट या कोई भी ऐसे व्यूअर जो कि कंटेंट को, जो कि मैंने पहले फ्री में दिया है, उसको आप लोग बेच रहे हैं, तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैंने मेहनत किया है, ठीक है, और मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की, और आप लोग ऐसा करेंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको बेचना नहीं है, आप लोग उसको परचेज करिए, आप लोग स्वयं पढ़िए, और उसके बाद अगर आप ऐसा करते हैं, आप परचेज करते हैं, तो इससे मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक तो कंटेंट को सम्मान मिल जाएगा, और आप लोग ऐसा समझ के मुझे दे दीजिएगा पैसा कि आप लोगों ने बस मेहनत के बदले में मुझे एक तोहफा, मतलब एक पारितोषिक दिया है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें थी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।